5 साल तक गुलामी और हद से ज्यादा मेहनत करने के बाद शिन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक बेकार बोझ थी और जैसे ही उसका दिमाग उसके परिवार की नफरत से टूटने लगा, उसने जानबूझकर एक रेड लाइट क्रॉस की ताकि वो ट्रक उनको गले लगा सके और उसी पल अपनी बेकार जिंदगी खत्म कर दे। लेकिन उसकी आत्मा एक ठंडे और सुनसान जंगल में एक अनाथ बच्चे के रूप में जन्म लेती है। वो एक ऐसी दुनिया में रीइंकार्नेट होता है जो मैजिक और रहस्यमय चीजों से भरी होती है। एक बुढ़ा आदमी उसकी जान बचाता है बिना कभी ये जाने कि उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ था। याददाश्त के नाम पे उसे बस इतना ही याद होता है कि एक डीमन ने उसके गांव पर अटैक कर दिया था, जहां सिर्फ वही जिंदा बचा होता है। पर हाँ, उसे अपने पिछले जिंदगी की सभी चीजें याद होती है। शिन एक जंगल के बीच एक अलग घर में मर्लिन का न सिर्फ पोता बनकर रहता है बल्कि उसका एक लौटा स्टूडेंट भी बन जाता है। मॉडर्न दुनिया में जीने के अपने तजुर्बे और सोच की वजह से वो हर काम में एकदम नेक्स्ट लेवल बन जाता है, चाहे वो मैजिक हो या फिर तलवारबाजी। एक दिन शिन जंगल में डिनर के लिए शिकार करने चला जाता है। वो एक झाड़ी के पीछे छुपकर अपने विंड मैजिक की मदद से कुछ मुर्गियों का शिकार करता है। वो एक जंगली सुअर को भी पकड़ लेता है और अपने शिकार से खुश होकर घर लौट जाता है और उन्हें मर्लिन को दिखाता है। मर्लिन उस बात से इम्प्रेस हो जाता है कि लड़के ने एक सुअर को विंड मैजिक से मारा, क्योंकि ये शिकार के लिए सबसे बढ़िया मैजिक माना जाता है। वो डिसाइड करता है कि शिन की मैजिक स्किल्स को टेस्ट करेगा और उसे कहता है कि कुछ लकड़ियां जला के दिखाए। शिन खुशी खुशी ये करता है और लकड़ी जलाने के लिए अपने दिमाग में उस पूरे प्रोसेस को इमेजिन करता है। वो अंदर ही अंदर खुश होता है कि इस दुनिया में मैजिक का यूज करने के लिए उसे छपड़ियों की तरह स्पेल्स को चिल्लाना नहीं पड़ता, वरना तो वो शर्म से ही मर जाता। तभी मेलिडा जो उसकी मैजिक टीचर थी और माइकल उसका स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर उनके घर पे आ जाता है। मेलिडा बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और तुरंत ही शिन को एक सुअर का शिकार करने के लिए डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये उसकी उम्र के किसी लड़के के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शिन समझाता है कि इतना भी खतरनाक नहीं था, क्योंकि उसने वो मैजिक गियर पहना था जो सबने मिलकर बनाया था और माइकल से उसे अच्छी ट्रेनिंग भी मिली थी। 2 साल बाद मर्लिन उसे कुछ डीमन का शिकार करने के लिए ले जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि शिन को कुछ पावरफुल दुश्मनों का सामना करना चाहिए। वो समझाता है कि डीमंस तब पैदा होते हैं जब आम जानवर अपने अंदर की मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसी वजह से वो पागल हो जाते हैं। ये इंसानों के साथ भी हो सकता है, हालांकि ये बहुत ही रेयर है। काफी पहले एक इंसान डीमन बन गया था जिसने उनके पूरे किंगडम को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था, लेकिन मर्लिन ने उसे हरा दिया था और इसी वजह से उसे हीरो का टाइटल मिला है। वो शिन को सर्च मैजिक का स्पेल सिखाता है जो इस तरह काम करता है कि इंसान अपने बॉडी से माना को एक पतली लेयर में स्प्रेड करता है और जब ये किसी और मैजिकल चीज से टकराता है तो माना रिएक्ट करता है और उसकी लोकेशन पिन पॉइंट करता है। मर्लिन कहता है कि इस टेक्निक को यूज करना मुश्किल होता है और इसमें काफी ज्यादा टाइम और अपने मैजिक पे मास्टरी चाहिए होते हैं, लेकिन शिन उसे एक ही झटके में यूज करके उसे हैरान कर देता है। सर्च मैजिक का यूज करके वो काफी दूर तक जानवरों और लोगों को देख पाता है और तभी एक डायरेक्शन से उसे एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। मर्लिन कंफर्म करता है कि वो एनर्जी एक डीमन से आ रही है और दोनों डीमन की लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहाँ उन्हें एक डीमन मिलता है जो डार्क ऑरा से भर गया होता है। शिन बिना किसी हिचकिचाहट के अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और डीमन की तरफ चला जाता है। अपनी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन वाले स्वॉर्ड और जेट बूट्स की मदद से वो डीमन के आसपास बड़े आराम से मूव करता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उस डीमन को मार गिराता है। मर्लिन उसे खतरे के बारे में वार्न भी नहीं कर पाता, क्योंकि तब तक शिन डीमन को मार चुका होता है और मर्लिन बस शांति से खड़ा रह जाता है। शिन उससे पूछता है कि क्या उसने अच्छा काम किया और मर्लिन कहता है कि हो सकता है उसने दुनिया का सबसे तेज डीमन हंट का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। उसके बाद वो लड़के से पूछता है कि उसने अपने स्वॉर्ड में कौन सी मैजिक यूज की थी। शिन उस सवाल को टाल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि उसके पास अपनी पिछले जिंदगी की यादें हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मर्लिन और बाकी लोग पहले से शक कर चुके होते हैं कि वो किसी दूसरे दुनिया से आया है। अगले दिन उसे माइकल के साथ एक भयानक कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के बाद मर्लिन उसे पहाड़ों में ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो उसका असली पोता नहीं है। शिन अपने असली माँ बाप के बारे में पूछता है, लेकिन मर्लिन उसे समझाता है कि वो लोग इतने बुरी तरह से घायल थे कि पहचाना भी नहीं जा सकता था। शिन को उस दिन की कुछ हल्की बुल्की यादें आती है और उसने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। वो मर्लिन से कहता है कि उसके लिए सिर्फ वो, माइकल और मेलिडा ही उसकी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने उसे पाला है। ये बातें सुनकर मर्लिन छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। उसके 15 बर्थडे पर एक पार्टी रखी जाती है जिसमें कुछ खास मेहमान भी आते हैं, जिसमें एक आदमी होता है जिसे वो अंकल देस कहता है और उसके साथ 2 गार्ड्स होते हैं, क्रिस्टीना और सिगफ्रीड। पार्टी के दौरान वो लोग शिन से पूछते हैं कि वो बड़ा होकर क्या करना चाहता है। शिन कहता है कि वो बस एक बार के लिए टाउन में जाना चाहता है, क्योंकि उसने कभी भी जंगल के बाहर का दुनिया नहीं देखा। इसके अलावा उसके पास कोई खास गोल नहीं है। क्रिस्टीना सजेस्ट करते हैं कि वो रॉयल नाइट ज्वाइन कर सकता है या फिर एक डीमन हंटर बन सकता है। सब लोग अपने
अपने सजेशंस देने लगता है और तभी शिन रिवील करता है कि उसे पैसे का भी इस्तेमाल करना नहीं आता। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाता है। पता चलता है कि मर्लिन ने उसे सिर्फ मैजिक सिखाए थे, बाकी दुनिया की बेसिक चीजें नहीं। लेकिन वो बुढ़ा कहता है, अरे फिक्र मत करो, सीख जाएगा, हमारा लड़का टैलेंटेड है। उसके बाद शिन अपना एक स्पेशल मैजिक यूज करता है जिसका नाम है गेट, जो टेलीपोर्टेशन की तरह काम करता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली ले जाता है। वो सबको एक खुले जगह में ले जाता है एक मैजिक टेस्ट के लिए। मर्लिन सबको बताता है कि ये टेस्ट कितना खतरनाक हो सकता है और उन्हें तैयार रहने को कहता है। वो शिन को कहता है कि अपना सबसे पावरफुल स्पेल दिखाए। शिन शुरू करता है अपनी इमेजिनेशन से। वो एक गैस के बारे में सोचता है और उसमें काफी ज्यादा ऑक्सीजन ऐड करता है। रिजल्ट होता है एक ब्लू फ्लेम जो सबको शॉक कर देता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर शिन हाइड्रोजन ऐड करता है और एक बड़े फायरबॉल को कंप्रेस करके एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है और उसे एक नजदीकी पहाड़ पर शूट करता है। उसका रिजल्ट एक मिनी न्यूक्लियर बम जैसा धमाका होता है जो सबको डरने पर मजबूर कर देता है, खासकर मेलिडा को। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो सभी लोग ये फैसला करते हैं कि शिन जैसे एक महान टैलेंटेड लड़की को ऐसे ही फ्री घूमने देना काफी रिस्की होगा। डीसीएम ये भी बताता है कि उसकी वजह से सारे किंगडम्स के बीच का बैलेंस बिगड़ सकता है और हर एक राजा उसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। वो सजेस्ट करता है कि शिन एक मैजिक एकेडमी ज्वाइन करे, लेकिन मर्लिन को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि उसका मानना है कि अगर शिन एकेडमी ज्वाइन करता है तो वो ऑफिशियली उस किंगडम का एक हिस्सा बन जाएगा। और तब रिवील होता है कि डीसीएम असल में अल्शाइड किंगडम का एक राजा है और सिर्फ शिन को ही इस बात का पता नहीं होता। क्रिस्टियाना एक रॉयल गार्ड है और सीगफ्रीड किंग के लिए एक मेज बॉडीगार्ड का काम करता है। यहाँ तक कि माइकल भी एक रिटायर्ड कमांडर है रॉयल नाइट्स का। शिन हैरान हो जाता है ये जानकर कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब के सब एक से बढ़कर एक है। तब डीसीएम उसे बताता है कि वो मर्लिन से पहली बार तब मिला था जब वो एक स्टूडेंट था और एक डिमोनॉइड इंसान उनके किंगडम में तबाही मचा रहा था। जब वो मरने ही वाला था तब मर्लिन और मेलिडा टाइम पे पहुँच गए और मर्लिन के मैजिक और मेलिडा के मैजिक गियर स्किल से उन्होंने मिलकर उस डिमोनॉइड को हरा दिया था। शिन को यकीन नहीं होता कि ये दोनों एक टाइम पे सेम पार्टी में थे, लेकिन उसे और भी ज्यादा झटका लगता है जब वो सुनता है कि ये दोनों असल में शादीशुदा कपल थे। फिर डीसीएम शिन से कहता है कि अगर वो मैजिक एकेडमी ज्वाइन करता है तो वो दुनिया का असली काम करने का तरीका समझ पाएगा और नए दोस्त भी बना पाएगा। मर्लिन को भी एहसास होता है कि वो हमेशा शिन को अपने पास बांध कर नहीं रख सकता और इसीलिए वो फाइनली तैयार हो जाता है उसे मैजिक एकेडमी भेजने के लिए। कुछ दिन बाद शिन मर्लिन और मेलिडा के साथ कैपिटल के लिए निकलता है ताकि वो अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सके। जल्दी ही वो लोग कैपिटल के चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और गार्ड तब घबरा जाता है जब वो मर्लिन और मेलिडा के आईडी देख लेता है। उनके यहाँ आने की खबर शहर में बिजली की तरह फैल जाती है, इसीलिए वो लोग जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं जहाँ उनका स्वागत ढेर सारे नौकरों के साथ होता है। शिन मार्केट में घूमने निकलता है और चीजें एक्सप्लोर करके काफी मजा करता है, लेकिन आखिर में वो एक गली में खो जाता है। अचानक उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है जिसे कुछ एडवेंचरर्स परेशान कर रहे होते हैं। शिन उनकी गिरी हुई हरकतों से गुस्सा हो जाता है और बीच में आकर खड़ा हो जाता है। उनमें से एक आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शिन के लिए बहुत ज्यादा स्लो होता है और शिन आसानी से उसका अटैक डॉज कर लेता है। वो उसे तुरंत जमीन पर पटक देता है और दूसरे को एक जबरदस्त लात मार के उसे गिरा देता है। तीसरा आदमी तुरंत एक चाकू निकालता है और शिन की तरफ दौड़ता है, लेकिन शिन उसका चाकू अपने हाथ से रोक लेता है और उसे पावरफुल मुक्के से बेहोश कर देता है। उसके बाद वो लड़की उससे पूछते कि कहीं चोट तो नहीं लगे, लेकिन शिन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके दोस्त भी आते हैं उसका शुक्रिया अदा करने और उसी मोमेंट में ही शिन उससे पहली नजर में प्यार कर बैठता है। एक कैफे में वो लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उनका नाम होता है मारिया और सिसिली। शिन को पता चलता है कि वो दोनों भी उसकी तरह मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेने वाले हैं और तीनों दोस्त बन जाते हैं। मारिया जो हीरोज की बड़ी फैन होती है, खासकर मेलिडा के, वो उनके बारे में नॉन स्टॉप बातें करने लगते हैं और बताते हैं कि उनका पोता भी इस साल एकेडमी ज्वाइन करेगा। शिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए उनके ड्रिंक्स का बिल भर देता है और वहाँ से निकल जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के दिन शिन नोटिस बोर्ड पर अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक खड़ूस नोबेल लड़का उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश करता है। शिन खुद को बचाने के लिए उसकी कलाई घुमा देता है, लेकिन वो लड़का जिसका नाम कर्ट होता है उसे धमकाने लगता है कि उसने एक नोबेल को हाथ लगाया है। लेकिन उसी वक्त प्रिंस ऑगस्ट वहाँ आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि स्कूल में अपने नोबेल स्टेटस का मिसयूज करने पर क्या सजा हो सकती है और उस भरवे की औकात दिखा देता है। कर्ट चुपचाप वहाँ से निकल जाने का फैसला करता है क्योंकि कोई भी रॉयल फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहता। शिन हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ऑगस्ट किंग डीसीएम का बेटा है, क्योंकि वो हमेशा उसे एक अंकल की तरह मानता था। वो ऑगस्ट को कजिन कहकर बुलाता है, जिससे ऑगस्ट हंस पड़ता है कि वो पहला बंदा है जिसने उसके साथ ऐसे कैजुअली बात की, एक प्रिंस होने के बावजूद। लेकिन फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती। सब लोग रिटन एग्जाम देते हैं एक हॉल में और उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए चले जाते हैं। शिन एक्साइटेड होता है दूसरे स्टूडेंट्स को मैजिक करते देखने के लिए, लेकिन हैरान हो जाता है जब एक लड़का मैजिक स्पेल्स पढ़ के एक फायरबॉल बनाता है। सब लोग इम्प्रेस लगते हैं सिवाय शिन के, जो अंदर ही अंदर मर चुका होता है। अगला कैंडिडेट भी कुछ खास नहीं करता और उसके बाद वाला भी नहीं। शिन सिर्फ निराश होकर देख रहा होता है। जब उसकी बारी आते हैं तो इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं कि अपने पावर्स को कंट्रोल में रखे, क्योंकि किंग से
पहले ही उसे वार्निंग मिल चुके होते हैं। शिन अपने सबसे हल्की पावर का यूज करता है, लेकिन फिर भी पूरा रूम तोड़ देता है। फाइनली रिजल्ट आता है। शिन और ऑगस्ट दोनों पास कर जाते हैं। वो लोग अपने यूनिफॉर्म्स कलेक्ट करने जाते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि यूनिफॉर्म्स डिफेंसिव मैजिक से एन्चेंटेड है। वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को खुद एन्चेंटमेंट नहीं करनी चाहिए। शिन पूछता है कि क्या मेलिडा उसकी यूनिफॉर्म एन्चेंट कर सकते हैं, और रिसेप्शनिस्ट एग्री कर जाते हैं। वो बताते हैं कि शिन एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर है और इसीलिए उसे एंट्रेंस सेरेमनी में स्पीच देनी पड़ेगी। शिन तुरंत ये जिम्मेदारी ऑगस्ट पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन ऑगस्ट उसे याद दिलाता है कि स्कूल में नोबल परिवार के लिए कोई ऐसा स्पेशल रूल नहीं होता। शिन डिसाइड करता है कि स्कूल की एन्चेंटमेंट को दोबारा खुद से करेगा अपनी स्पेशल पेन से, और वो एक ऐसी एन्चेंटमेंट बनाता है जो सिर्फ डिफेंस नहीं देती बल्कि ऑटो हीलिंग और मैजिक को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट भी करते हैं। अपने काम से खुश होकर वो जोर से चिल्लाता है एक्साइटमेंट में, जिससे मेलिडा का ध्यान उस पर चला जाता है। वो इतनी शॉक्ड होती है कि अगले दिन उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो एंट्रेंस सेरेमनी में अपनी यूनिफॉर्म के एन्चेंटमेंट का राज किसी को नहीं बताएगा। एंट्रेंस सेरेमनी के दिन जब शिन का नाम स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तो लड़कियों को पता चलता है कि जिस हीरो के पोते के बारे में वो लोग उस दिन बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि शिन ही है। शिन आराम से अपनी स्पीच देता है, जबकि कर्ट गुस्से और नफरत से भरा होता है। शिन, ऑगस्ट और दोनों लड़कियां एसरैंक क्लास में रखे जाते हैं। होमरूम के बाद सिसिलियन बताते हैं कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है, जिसकी फैमिली उसकी फैमिली से ज्यादा पावरफुल है। शिन खुश होता है कि उन्होंने उसे सच बताया, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि कर्ट है। कर्ट रूम में घुसता है और जबरदस्ती सिसिलियन को पकड़ने की कोशिश करता है, तो शिन उसे रोकता है। कर्ट बताता है कि वो दोनों एंगेज्ड है, तो पहले तो शिन पीछे हटने का सोचता है, लेकिन जब वो सिसिलियन को डर के मारे कांपते हुए देखता है तो उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। सिसिलियन उसे बताती है कि उसने कभी भी इस एंगेजमेंट के लिए हाँ नहीं की थी और उसे उस पर जबरदस्ती करना बंद कर देना चाहिए। कर्ट याद दिलाता है कि उसका फादर सिसिलियन के फादर से इसका बदला ले सकता है उसकी इस गलती के लिए, लेकिन तब ऑगस्ट बीच में आता है और कर्ट के धमकी भरे बातों को रोक देता है और कहता है कि वो इस पूरी सिचुएशन की रिपोर्ट किंग को देगा। वो कर्ट को वहाँ से निकलने पर मजबूर कर देता है। शिन डिसाइड करता है कि लड़कियां उसके साथ उसके घर चलनी चाहिए, क्योंकि कर्ट फिर से कुछ गलत करने की कोशिश कर सकता है। मारिया तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि उसके लिए मेलिडा से मिलने का एक बड़ा मौका होता है। ऑगस्ट भी उनके साथ चलने का फैसला करता है और फिर उसके एस्कॉर्ट्स जूलियस और थॉर को भी साथ आना पड़ता है। घर पहुंचकर शिन अपने हर एक दोस्त को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद वो उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है और सिसिलियन की यूनिफॉर्म पर एन्चेंटमेंट दोबारा करने की परमिशन मांगता है। मेलिडा सिसिलियन से पूछते है कि क्या वो उस कमिटमेंट के लायक है जो शिन उसके लिए करना चाहता है। शिन इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन मेलिडा उसे समझाते है कि अगर शिन ने सिसिलियन की यूनिफॉर्म एन्चेंट की तो वो एक नेशनल ट्रेजर बन जाएगी, जो इतनी महंगी बिक सकती है कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। सिसिलियन फिर रोने लगते हैं और बताते हैं कि उसने गलत किया कि उसने शिन के काइंडनेस का फायदा उठाया। वो मदद लेने से मना कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मेलिडा उसे रोक लेते हैं। वो उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं और शिन को उसकी यूनिफॉर्म दोबारा एन्चेंट करने की परमिशन दे देते हैं। मेलिडा सबको ये प्रॉमिस करवाते हैं कि कोई भी शिन के एन्चेंटमेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि मिलिट्री के लोग तो इस पावर का टेस्ट लेना जरूर चाहेंगे। आखिर में शिन सबकी यूनिफॉर्म्स एन्चेंट कर देता है, सिवाय मारिया के, जो किसी नेशनल खजाने का बोझ नहीं उठाना चाहते। अगले दिन शिन अपनी सर्च मैजिक का यूज करता है उन्हें स्कूल तक सेफ पहुंचाने के लिए। मारिया उसकी इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उनके सुबह सुबह वाले छोटी सी रोमांस वाली फाइव मारिया के लिए एक दिक्कत बन जाते हैं। स्कूल में एक येलो बालों वाले लड़के क्लास के एकदम एंड मोमेंट पे दौड़ते हुए आते हैं। उस लड़के का नाम है एलिस कॉर्नर और वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो अपने स्कूल के पहले दिन को लेके इतनी एक्साइटेड थी कि वो रात भर सो ही नहीं पाई। ये सुन के शिन हैरान हो जाता है कि इस दुनिया में आखिर 15 साल के बच्चों को एडल्ट क्यों मानते हैं। टीचर क्लास में आते ही सबको स्कूल दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं अलग अलग क्लब्स के बारे में, जैसे मैजिक मेकिंग, पोशंस बनाने और बॉडी बिल्डिंग क्लब, और सबको कह देते हैं कि किसी न किसी क्लब में जरूर ज्वाइन करे। जूलियस को बॉडी बिल्डिंग क्लब काफी पसंद आता है, लेकिन वो जानता है कि वो ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन ऑगस्ट उसे अलाउ कर देता है, क्योंकि ये उसके लिए एक मौका होता है अपने एस्कॉर्ट से फाइनली फ्री होने का। जब टीचर शिन से पूछता है कि वो किस क्लब में ज्वाइन करेगा, तो उसके पास कोई आइडिया नहीं होता। ऑगस्ट सजेस्ट करता है कि वो अपना खुद का क्लब बना ले। टीचर भी इस आइडिया को सपोर्ट करता है। पूरी क्लास स्टूडेंट इस प्लान को सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन तब थॉर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाता है कि आखिर इस क्लब का पर्पस क्या होगा। एलिस सजेस्ट करते हैं कि शिन सबको हीरोज के बारे में बता सकता है, लेकिन टीचर बताता है कि उसके लिए ऑलरेडी एक फैन क्लब एग्जिस्ट करता है। फिर सब डिसाइड करते हैं कि वो शिन की मदद से एडवांस मैजिक सीखेंगे और अपने क्लब का नाम रखते हैं द अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप। अगले दिन स्कूल में ग्रुप को पता चलता है कि कर्ट को घर में बंद कर दिया गया है। जब शिन पूछता है कि वो इतना एग्रेसिव क्यों है, तो बताया जाता है कि वो हमेशा से ऐसा
नहीं था और तब से बदल गया जब उसने मिस्टर स्ट्रॉम के लैब का रेगुलर विजिट करना शुरू किया। मिस्टर स्ट्रॉम उनका मिडिल स्कूल का मैजिक टीचर था और सबसे बेहतरीन टैलेंट पे उसकी नजर होती थी, लेकिन सभी लोग उससे दूर रहते थे सिवाय कर्ट को छोड़कर, क्योंकि उसका बिहेवियर काफी अजीब था। सिजिलियन थोड़ी उदास लगती है क्योंकि अब जब कर्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शिन उसे स्कूल छोड़ने नहीं आएगा, पर वो एक्साइटेड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि शिन फिर भी हर दिन उसे स्कूल ले जाने का प्लान बना रहा है और वो ब्लश कर जाते हैं। शिन सबको बताता है कि वो अपने सर्च मैजिक से बुरे लोगों को महसूस कर सकता है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि डीमंस की मैजिक पावर नेगेटिव और एबनॉर्मल होती है और बुरे लोगों का भी कुछ ऐसा ही वाइब होता है। इस पर लिन उससे पूछते हैं कि क्या उसने पहले कभी किसी डीमन का शिकार किया है और वो हाँ कहता है। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन और भी ज्यादा तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि शिन सिर्फ 10 साल का था जब उसने 3 मीटर लंबा डीमन भालू को अकेले ही मार गिराया था। कैफेटेरिया के बाहर ही शिन को एक डीमनिक प्रेजेंस महसूस होती है जो एक्चुअली कर्ट निकालता है और वो तुरंत ही उन पर फ्लेम मैजिक से अटैक कर देता है। शिन की बैरियर मुश्किल से उसके फ्लेम को रोक पाते हैं, तो वो सबको बोलता है कि अपनी यूनिफॉर्म में माना इन्फ्यूज करो। शिन के हाथ जल जाते हैं, लेकिन उसका ऑटो हीलिंग एन्चेंटमेंट उसे हील करता है। सबको समझ आता है कि कर्ट उनकी जान लेने आया है, तो सब तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। कर्ट लगातार एक निगेटिव ऑरा छोड़ता है और धीरे धीरे एक डीमन में बदलने लगता है। शिन ऑगस्ट से कहता है कि वो बाकी सबको सुरक्षित जगह ले जाए जब तक वो कर्ट को रोकता है। ऑगस्ट को गुस्सा आता है कि शिन उन्हें इतना लायक नहीं समझता कि वो लड़ सके, लेकिन शिन कहता है कि वो सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहा है। ऑगस्ट को समझ आता है कि शिन सही कह रहा है और वो सबको ले जाता है सुरक्षा के लिए। अब जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, शिन अपने ब्लू फ्लेम्स एक्टिवेट करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कर्ट जोरदार अटैक करता है, लेकिन शिन अपने गियर के साथ आसानी से उसके अटैक से बचता है। वो कर्ट को स्लो करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छोटी सी फ्लेम भी काफी ज्यादा डैमेज कर देती है जो उसने सोचा भी नहीं था। कर्ट दोबारा उठता है और शिन पर चिल्लाने लगता है, जो उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है कि वे डीमोनॉइड्स आमतौर पर बोल नहीं सकते या समझ नहीं सकते। वो अटैक करता रहता है, लेकिन शिन सारे अटैक से बचने के लिए हवा में उड़ जाता है। वहाँ से वो कर्ट पर लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और थोड़ा डैमेज होता भी है, लेकिन वो अब भी नहीं रुकता। कर्ट गुस्से में पागलों की तरह तबाही करता है और शिन ये सोचने लगता है कि वो इस बेचारे स्टूडेंट की जान कैसे बचाए। तभी उसके अंदर का मैजिक इतनी तेजी से बढ़ने लगता है कि वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की फॉर्म में आ जाता है। शिन महसूस करता है कि अगर ब्लास्ट हुआ तो पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा। वो तुरंत अपना अल्ट्रासोनिक ब्लेड निकालता है और कर्ट के पास तेजी से मूव करता है। उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उसे मार डालता है। मारने के बाद वो घुटनों पे गिर जाता है और ये एहसास होता है कि उसने अभी अभी एक इंसान को मार दिया। तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, जो हैरान खड़े होते हैं कि शिन एक डीमन से लड़कर जिंदा बच गया। स्ट्रॉम, जो कर्ट को डीमन में बदलने के लिए जिम्मेदार था, अब शिन पर नजर रखता है। शिन खिड़की के बाहर देखते रहता है और अगस्त के आने पर वो कर्ट के डीमन बनने की कंडीशंस बताता है। अगस्त भी ये बात मानता है क्योंकि कर्ट के पास इतना मैजिकल नॉलेज नहीं था कि वो गलती से खुद को डीमन बना ले। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से उस पर डाली गई होगी, क्योंकि कर्ट एक नॉर्मल डीमन के जैसा नहीं था। वो तब भी अपने होश में था। इससे एक ही बात हमें पता चलता है कि मे बी कर्ट के ऊपर किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। शाम को जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजा और उसके साथी ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहे हैं। राजा ने शिन को एक फर्स्ट मेरिट ऑनर दिया है इस मुसीबत को टालने के लिए। शिन हैरान होता है, लेकिन मर्लिन डीसीएम का सामना करता है। डीसीएम तुरंत बताता है कि पूरी नेशन में ये इंसिडेंट फैल चुका है और अगर शिन को हीरो का अवार्ड ना दिया गया तो लोगों में नाराजगी हो सकती है। वो एक बार फिर से प्रॉमिस करता है कि शिन को पॉलिटिकल मैटर से दूर रखेगा और मर्लिन के पास मंजूर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अगले दिन शिन पूरे शहर का हीरो बन जाता है और सभी लड़के अभी उस पर नजर रखते हैं, लेकिन सिसिलियन के साथ उसे देखकर सबको लगता है कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। इसी बीच स्कूल में सब लोग शिन के क्लब में ज्वाइन करने के लिए भाग रहे होते हैं, तो टीचर इस बात को लेकर परेशान हो जाता है कि क्या क्लब में स्टूडेंट्स की लिमिट फिक्स की जानी चाहिए। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि जो भी स्टूडेंट डायमेंशनल स्पेस का यूज कर सके सिर्फ वही क्लब में शामिल हो सकता है। अंत में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट पास करते हैं, मार्क बिन जो एक ब्लैकस्मिथ का बेटा है और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ओलिविया स्टोन जिसके परिवार का एक रेस्टोरेंट है। एलिस और उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी उनके रेस्टोरेंट के बड़े फैंस निकलते हैं, तो ओलिविया प्रॉमिस करते हैं कि वो उनके लिए एक टेबल रिजर्व करेगी। शिन भी बताता है कि वो भी एक कस्टम वेपन बनाना चाहता है, लेकिन मार्क कहता है कि अभी वो सिर्फ एक छुरी बनाना जानता है, तो शिन को इंतजार करना पड़ेगा। मार्क सोचता है कि डीमन किलिंग स्वॉर्ड कुछ खास होना चाहिए, लेकिन शिन समझाता है कि उसने सिर्फ एक नॉर्मल स्वॉर्ड यूज की थी जो अल्ट्रासोनिक स्पीड में वाइब्रेट करता है एन्चेंटमेंट की वजह से, लेकिन वो तलवारें बहुत पतली होती है इसलिए वो आसानी से टूट जाते हैं और इसी वजह से वो चाहता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया जाए। यूरी, उसके क्लासमेट और एक एन्चेंटर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि शिन का टैलेंट कितना जबरदस्त
जबरदस्त है। लेकिन शिन उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि वो उसका इंट्रोडक्शन मेलिडा से करवाएगा। यूरी तुरंत उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में स्टॉर्म को नाइट ऑर्डर में बुलाया जाता है कुछ सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन ये साफ हो जाता है कि उस पर भारी शक किया जा रहा है। जब उसके चारों तरफ घेरा डाल दिया जाता है और वो अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाता, तो वो एक्टिंग छोड़ देता है और अपना असली विलेन रूप दिखाता है। वो बताता है कि उसने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किया है और अब जब सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो वो भागने के लिए रेडी है। जैसे ही वो कर्ट को डीमन बनाने की बात एक्सेप्ट करता है, शिन तुरंत अपनी तलवार और फ्लेम्स के साथ उस पर हमला कर देता है। स्टॉर्म उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है और सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है, जबकि शिन लगातार उस पर तलवार से हमला करता रहता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड अटैक का कोई असर नहीं पड़ता। फिर वो अर्थ मैजिक का यूज करके स्टॉर्म को हवा में ले जाता है ताकि उसके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए, लेकिन स्टॉर्म के पास फ्लोटिंग मैजिक भी होता है। शिन हैरान होकर अपने गियर का यूज करके खुद को भी हवा में उठा लेता है और उस पर एक हमला करता है। उसके बाद वो जबरदस्त तरीके से अपने हॉट फ्लेम से अटैक करते रहता है, जिसे स्टॉर्म एक पावरफुल हमले से उसे पीछे धकेल देता है। बदकिस्मती से उस वक्त स्टॉर्म का चश्मा टूट जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो एक डीमन है जिसके पास अपने सेंसेस का परफेक्ट कंट्रोल है। वो घमंड से कहता है कि वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां इंसान उसके लिए सिर्फ खिलौनों की तरह है। ये सुनकर शिन तुरंत अटैक कर देता है। स्टॉर्म सोचता है कि वो चूक गया, लेकिन असल में शिन सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा होता है ताकि वो अपना सबसे भयंकर स्पेल एक्टिवेट कर सके। सनलाइट को कंसंट्रेट करके शिन एक स्पेल एक्टिवेट करता है और उस सनलाइट की हजारों बीम छत से गुजरते हैं और सीधा स्टॉर्म को हिट करते हैं। फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे ही ब्लास्ट खत्म होती है, शिन देखता है कि आसपास की जमीन हीट की वजह से ग्लास में बदल गई है, लेकिन इतना डैमेज होने के बाद भी शिन को शक होता है कि स्टॉर्म अब भी जिंदा हो सकता है। उसके बाद उसका शुक्रिया अदा किया जाता है हेड कोड मैजिशियन रूपर्ट और कमांडर डोमिनिक गेस्टर के द्वारा। वो उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा स्पेल कैसे बनाया, लेकिन जैसे ही शिन उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करना शुरू करता है, वहाँ के एकदम प्रोफेशनल जादूगर भी उसकी एक भी बात समझ नहीं पाते। अगले दिन शिन और उसके दोस्त मार्क के परिवार के ब्लैकस्मिथ शॉप जाते हैं। सब लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन शिन अब भी उदास होता है क्योंकि उसे लगता है कि स्टॉर्म अब भी जिंदा है। ऑगस्ट ये सुनकर शॉक्ड होता है और शिन एक्सप्लेन करता है कि उसका अटैक सिर्फ सनलाइट कंसंट्रेट करता था, जिससे जमीन पे ग्लास के गड्ढे बन गए और कहीं भी कोई असली धमाका नहीं हुआ। शिन सोचता है कि जो बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था वो शायद स्टॉर्म ने जानबूझकर किया था ताकि सबका ध्यान भटक जाए और वो आराम से भाग सके। ऑगस्ट को ये थ्योरी बिल्कुल सही लगती है, इसीलिए वो शिन से कहता है कि इस दुकान से जो कुछ भी उसे चाहिए वो बिना झिझक के ऑर्डर करे। रॉयल फैमिली उसका पूरा बिल भर देगी। प्रिंस ये भी कहता है कि क्योंकि सिर्फ शिन ही स्टॉर्म से लड़ सकता है, इसीलिए उन्हें उसे सबसे बेस्ट गियर देना होगा। वो लोग जल्दी ही ब्लैकस्मिथ शॉप पहुंच जाते हैं जहां मार्क और ओलिविया उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लड़कियां ओलिविया को ले जाते हैं थोड़ी लड़कियों वाली बात करने के लिए, जबकि लड़के दुकान के अंदर चले जाते हैं। मार्क के फादर इतने सारे लोगों को अपने वर्कशॉप में देखकर नाराज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऑगस्ट अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और उनके सारे वर्कर्स भी वही करते हैं। उसके बाद ऑगस्ट उन्हें शिन से मिलवाते हैं और जैसे उन्हें पता चलता है कि वो ग्रेट सेज का पोता है और नया हीरो भी है, वो एक बार फिर शॉक में आ जाते हैं। वो जानता है कि हीरो जैसे किसी के लिए हथियार बनाना ज्यादा आसान नहीं है और शिन उसे अपने ऑर्डर का डिटेल बताता है। उसके बाद वो लोग दुकान से निकल जाते हैं और देखते हैं कि सिजिलियन और मारिया ने ओलिविया को पूरी तरह से थका दिया है। शिन फिर वर्कशॉप की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो और चीजें भी बेचते हैं। मार्क बताता है कि उनकी शॉप का दूसरा फ्लोर घर के सामानों के लिए है और तीसरा फ्लोर एक्सेसरीज के लिए। शिन तुरंत सिजिलियन से पूछता है क्या वो कुछ लेना चाहेगी और सिजिलियन लाल हो जाते हैं ये सोचकर कि शायद वो उसके लिए एक रिंग खरीदने जा रहा है, लेकिन असल में शिन बस एक ऐसी एक्सेसरी लेना चाहता था जिसे वो डिफेंसिव मैजिक से एनशाइन कर सके उसकी सुरक्षा के लिए। और इस बात से सिजिलियन काफी दुखी हो जाते हैं। उसके रिएक्शन और दोस्तों की तीखी नजरों से परेशान होकर शिन तुरंत सिजिलियन को शॉपिंग पे ले जाता है। सिजिलियन उसे कहते हैं कि वो उसके लिए कोई एक चूज करे और शिन एक महंगी रिंग चूज करता है। वो उस रिंग को उसके उंगली में पहनाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ये रिंग उसकी जगह उसे सेफ रखेगी। कुछ दिन बाद शिन अवार्ड सेरेमोनी के लिए तैयार होता है। वो रॉयल कोर्ट में बुलाया जाता है और उन्हें हाई रैंकिंग नोबल्स के सामने तालियों के साथ वेलकम किया जाता है। फिर राजा उसे मेडल ऑफर करते हैं और कोर्ट में अनाउंस करता है कि शिन का इस्तेमाल मिलिट्री या पॉलिटिकल कामों के लिए नहीं होगा। वो ये भी बताते हैं कि अगर ये एग्रीमेंट तोड़ा गया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा क्योंकि मर्लिन और उसका परिवार इस देश को छोड़ देंगे। अगले दिन सब लोग हैरान हो जाते हैं जब शिन स्कूल में अपने गेट मैजिक से पहुंचता है। वो बताता है कि काफी सारे फैंस उसके घर के पास झुंड बना के रुके थे, इसीलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। लिन के क्यूरियस होने पर वो समझाता है कि उसका गेट का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस को कम करना है, ना कि टेलीपोर्टेशन जैसा। लेकिन जब लिन को समझ नहीं आता तो वो उसका हौसला बढ़ाता है और बताता है कि खुद मर्लिन भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया है। फिर शिन ग्रुप को सजेस्ट करता है कि सबको लेवल अप करना चाहिए क्योंकि कैपिटल अब कम सुरक्षित होते जा रहा है। वो समझाता है कि सबसे पहले उन्हें ये जानना होगा कि हर किसी के पास कितनी मैजिक पावर है। अगर आमतौर पर देखा जाए
है जहाँ लोग मानते हैं कि बड़ी स्पेल्स के लिए मंत्र पढ़ना जरूरी है, शिन बताता है कि सब कुछ सिर्फ मैजिक की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है जो कि स्पेल्स का फ्यूल होता है। सबसे पहले वो मारिया का बैरियर चेक करता है जो काफी पतला लगता है। फिर वो सिजिलियन से कहता है कि वो उस एन्चेंटेड रिंग से एक बैरियर बनाए जो उसने उसे गिफ्ट की थी। जब वो बैरियर बनाते हैं तो वो ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उस रिंग में शिन की खास मैजिक कंट्रोल का एन्चेंटमेंट है। शिन डिसाइड करता है कि वो ग्रुप को अपनी मैजिक कंट्रोल की पावर का एक हल्का सा झलक देगा, लेकिन उसकी मैजिक पावर इतनी इंटेंस होती है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को प्रेशर से घुटन होने लगता है। शिन उन्हें बताता है कि जब तक वो लोग इस लेवल की मैजिक कंट्रोल नहीं सीखते तब तक उनके पास डीमन से लड़ने का कोई चांस नहीं है। बाद में वो सबको अपने घर ले जाता है और उसके दोस्तों को लीजेंडरी सेज और गुरु से मिलने का बहुत एक्साइटमेंट होता है। शिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताता है कि स्कूल गेट के बाहर फिर से भीड़ लगी हुई थी और मर्लिन हंसकर कहता है कि सेलिब्रिटी होने की कीमत है। फिर उसे पता चलता है कि शिन अपने स्टडी क्लब में दोस्तों को ट्रेनिंग दे रहा है। स्टूडेंट्स मर्लिन से पूछते हैं क्या उन्होंने ही शिन को वो अजीब मैजिक स्पेल सिखाए, तो वो कहता है कि उन्होंने सिर्फ बेसिक सिखाए थे, बाकी सब तो उस लड़के ने खुद ही मैजिक को मॉडिफाई करके सीखा है। मर्लिन कहता है कि आमतौर पर मैजिशियंस स्पेल्स का रिजल्ट मन में सोचते हैं, लेकिन शिन प्रोसेस पे ध्यान देता है। फिर वो स्टूडेंट से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि आग कैसे जलती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि खुद मर्लिन को भी नहीं पता। लेकिन वो इतना जानता है कि उनका ग्रैंडसन हमेशा खुद से ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछता है और इसी तरह वो अपने मैजिक को बेहतर बनाता है। तभी अचानक मर्लिन गेट मैजिक का यूज करता है जो देखकर शिन हैरान हो जाता है। बुड्ढा हंसकर कहता है कि शुरू में उसके लिए इस मैजिक को समझना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उसने इसके तरीके को समझ लिया और इस स्पेल को मास्टर कर लिया। वो स्टूडेंट्स को बताता है कि सिर्फ शिन ही नहीं जो ऐसा मैजिक कर सकता है। अगर कोई नियमों को अच्छे से समझे और प्रोसेस को अच्छी तरीके से विजुअलाइज करे तो वो भी ऐसे खास मैजिक कर सकता है। ये सुनकर सबके अंदर एक नई उम्मीद जागती है। लिन ने उस कॉन्फिडेंस को लेकर प्रैक्टिस करना शुरू किया और अगले दिन जब वो स्कूल आए तो उसका पूरा शरीर छोटों से भरा था और बाल जले हुए थे। शिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि वो मैजिक कंट्रोल प्रैक्टिस कर रही थे, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर चला गया और एक छोटा सा धमाका हो गया। शिन उसके लिए चिंता करता है, लेकिन लिन कहते हैं कि उसके लिए नया नहीं है क्योंकि उसका फादर कोर्ट मैजिशियन है। बाद में शिन और उसके दोस्त मार्क की दुकान जाते हैं और वहाँ उनकी स्पेशल स्वॉर्ड का पहला सैंपल रेडी होता है। बस ट्रिगर दबाते ही ब्लेड अपने होल्डर से निकल जाता है और एक नया ब्लेड उसमें डाला जा सकता है। टोनी, जिसने शिन को ये आइडिया दिया था, परफॉर्मेंस देखकर काफी इम्प्रेस होता है और अगस्त पे वो शिन से पूछता है क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगी अगर ये स्पेशल स्वॉर्ड आर्मी में यूज की जाए। वो क्लियर करता है कि वो अल्ट्रासोनिक ब्लेड की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस स्वॉर्ड की जिसकी ब्लेड रिप्लेस की जा सकती है। वो मानता है कि ऐसा करने से मिलिट्री का बजट कंट्रोल में रहेगा और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जो जरूरी है कि उनके नजदीकी किंगडम के साथ वार होने के चांसेस है। दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस बात का पता है और उन्हें लगता है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो उन्हें भी आर्मी में बुलाया जा सकता है। अगस्त उन्हें कहता है कि अभी उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो शिन को ये तसल्ली देता है कि उनका देश अपने प्रॉमिस पर बनी रहेगी और उसे वार में नहीं घसीटेगी। लेकिन शिन जवाब देता है कि चाहे उसे लड़ाई के लिए ना बुलाया जाए, वो चुपचाप बैठा नहीं रहेगा जब उसके दोस्तों को खतरा हो, और इसीलिए वो उनकी रक्षा के लिए जंग में जरूर शामिल होगा। इसी बीच स्टॉर्म, जो जिंदा बच गया था, अपने प्लान्स को अंजाम देना शुरू कर देता है। उन लोगों के जरिए ब्लेस्फिया एम्पायर के राजा को अर्लसाइड किंगडम के खिलाफ वार के लिए उकसाता है, ये कहकर कि उनका सामना पहले ही डीमन से हो रहा है। लेकिन जब एम्पायर की सेना अर्लसाइड किंगडम पर हमला करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके दुश्मन इस हमले के लिए तैयार थे। ब्लेस्फिया आर्मी इस वार में बुरी तरह से हार जाते हैं और फिर राजा को खबर मिलती है कि उनके कैपिटल में डीमंस देखे गए हैं। राजा तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन जब तक वो कैपिटल पहुंचता है पूरा शहर स्टॉर्म के डीमंस द्वारा तबाह हो चुका होता है। जब राजा अपने सिंहासन की तरफ बढ़ता है तो स्टॉर्म उसका इंतजार कर रहा होता है। वो घोषणा करता है कि वो उसे खुद मारना चाहता है और जैसे ही राजा मदद के लिए पुकारता है, स्टॉर्म उस पर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ मिटा देता है। कुछ देर बाद गेस्टर और र्यूपर्ट कैपिटल पहुंचते हैं ताकि राजा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, लेकिन वहाँ उनका सामना स्टॉर्म की लीड की गई डीमन आर्मी से होते हैं। वो तुरंत पीछे हट जाते हैं और अपनी रिपोर्ट राजा को देते हैं, जो समझ आता है कि अब उनके पास सिर्फ एक वार का नहीं बल्कि उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। अब अर्लसाइड किंगडम को हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है और स्कूल भी सभी स्टूडेंट्स के कॉम्बैट स्किल को सुधारने के लिए काम करता है। इसीलिए नाइट ऑर्डर के साथ जॉइंट ट्रेनिंग का अनाउंसमेंट होता है। पूरी क्लास डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि नाइट्स और मैजिशियंस के बीच ज्यादा अच्छे संबंध नहीं होते। नाइट्स मैजिशियंस को पौधे कहते हैं क्योंकि उन्हें कमजोर समझा जाता है, जबकि मैजिशियंस उन्हें मन बुद्धि कहते हैं क्योंकि वो ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। शिन सबको समझाने की कोशिश करता है कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ को समझना और कम्प्लीमेंट करना जरूरी है, लेकिन उस पर अटैक हो जाता है क्योंकि वो दोनों कैटेगरीज में फिट हो जाता है। और जब वो बताता
है कि उसने मिशेल से ट्रेनिंग ली है, तब सब उससे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सब लोग अपना गुस्सा खो देते हैं क्योंकि मिशेल को तलवारबाजी का भगवान माना जाता है और शिन उन्हें ये समझाने में फेल हो जाता है कि नाइट्स के साथ मिलजुल के काम करना जरूरी है। जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान उन्हें जंगल में डीमंस का सफाया करना होता है। सभी लोग गेट्स के बाहर जमा होते हैं और शिन को एक टीम में ऑगस्ट, सिजिलियन और मारिया के साथ रखा जाता है। जैसे ही नाइट्स वहाँ पहुँचते हैं, वो तुरंत शिन को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वो उसके रास्ते में रुकावट होगा। गाड़ी में सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और शिन उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने कभी पहले डीमन से लड़ाई की है, लेकिन वो लोग उस सवाल को अपमान समझ लेते हैं। तब शिन बताता है कि अगर उन्होंने मिलकर काम नहीं किया तो उनकी मौत तय है, लेकिन नाइट्स अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं। जब ऑगस्ट बीच में आता है तो वो लोग झूठी एक्टिंग करते हैं कि वो मिलकर काम करेंगे, लेकिन ऑगस्ट को उन पर भरोसा नहीं होता। वो शिन को बोल देता है कि वो कोई डीमन ना मारे ताकि नाइट्स को अपनी ताकत दिखाने का एक मौका मिले और वो समझ सके कि मैजिशियंस के सपोर्ट के बिना वो कितने बेकार है। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो उनका स्वागत उनके कैप्टन क्रिस्टीना और सिगफ्रीड करते हैं। शिन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लड़ाई बंद कर दे, लेकिन लगता है कि अब उसका कोई फायदा नहीं। अचानक मारिया और फीमेल नाइट्स सिगफ्रीड को लेकर पागलपन शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी नाइट्स क्रिस्टीना के लिए वैसे ही करते हैं। शिन हैरान रह जाता है कि उनका इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है, लेकिन ऑगस्ट उसे बताता है कि वो दोनों ऑब्वियसली इतने पॉपुलर है क्योंकि वो किंग को गार्ड करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। नाइट्स एकदम तैयार रहता है, भले शिन नोट करता है कि आसपास कोई डीमन नहीं है। ऑगस्ट उन दोनों को पहले से हुआ एग्रीमेंट बताता है जिसमें नाइट्स को पहले अकेले लड़ने दिया जाएगा और वो इस पर हाँ करता है क्योंकि उन्हें पता है कि ये नाइट्स के लिए उनकी लिमिट समझने का एक अच्छा मौका है। जब वो एक डीमन डिटेक्ट करता है, सिगफ्रीड सबको बैटल के लिए तैयार रहने को कहता है। एक डीमन सुअर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन शिन के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि अगर ये डीमन नहीं होता तो कितना टेस्टी होता। नाइट्स डीमन के साइज के बावजूद अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं, लेकिन उनके अटैक्स बेकार साबित होते हैं क्योंकि डीमन उनसे बहुत ज्यादा तेज होता है। वो उनकी फॉर्मेशन तोड़ देता है और फिर उन्हें खत्म करने के लिए वापस आता है। तभी शिन अपनी तलवार के साथ तुरंत वहाँ आता है और सिर्फ एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर का सर काट देता है। नाइट्स के जिंदगी की सबसे बड़ी डांट पड़ती है और क्रिस्टीना उन्हें जोर से समझाती है कि वो कितने कमजोर है। उसके बाद सिजिलियन उनके घाव भर देते हैं और सब मान जाते हैं कि आगे से मिलकर लड़ना जरूरी है। वो लोग सिजिलियन को एक भगवान की तरह ट्रीट करते हैं और ये बात न सिर्फ शिन बल्कि एक फीमेल नाइट को भी इरिटेट करते हैं जिसको कभी किसी ने एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं किया। तभी कुछ नाइट्स भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि 100 से भी ज्यादा डीमंस उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन शिन बताता है कि वो अकेले ही सब डीमंस का सामना करेगा। बाकी सबको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि वो उसके रास्ते में ना आए ताकि वो अपना एटॉमिक बॉम्ब स्पेल तैयार कर सके। सब लोग तब हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि डीमंस की सेना को एक एस रैंक डीमन लीड कर रहा है, लेकिन शिन सिर्फ एक ही पावरफुल ब्लास्ट भेजता है जो पूरा जंगल और उसके रास्ते के हर एक चीज को मिटा देता है। जब सभी लोग पहली बार के लिए शिन की असली मैजिक देखते हैं तो वो सब शॉक में आ जाते हैं। वो फीमेल नाइट जो पहले रूथ थी अब माफी मांगते हैं। शिन सिजिलियन से भी माफी मांगता है क्योंकि लोग उन्हें कपल समझ बैठे थे। दोनों ब्लश करते हैं और सबको क्लियरली दिख जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद फाइनली पूरा ग्रुप एक सही टीम की तरह काम करना शुरू करता है। उनका सामना एक बियर डीमन से होता है और नाइट्स पहला डिफेंस लाइन बनाते हैं जबकि मैजिशियंस उस पर फायर बॉल से हमला करते हैं। वो भालू डीमन आग से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जो नाइट्स को उस पर अटैक करने का मौका देता है। शिन उन्हें भालू के अटैक से बचाता है अपने मैजिक बैरियर से और नाइट्स चारों तरफ से उस पर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। सिजिलियन तुरंत आगे बढ़ते हैं उनकी घाव भरने के लिए और नाइट्स फिर भी उस पर फिदा हो जाता है जबकि उन्हें पता होता है कि वो किसी और की है। सिगफ्रीड और क्रिस्टीना दोनों उनकी बेहतर होती टीम वर्क से इम्प्रेस हो जाते हैं। तब सिगफ्रीड शिन से पूछता है कि उसके दोस्तों में ऐसे इम्प्रूवमेंट का रीजन क्या है, क्योंकि अब उनका पावर लेवल कोर्ट मैजिशियंस के बराबर है। शिन बताता है कि उसने एक स्टडी ग्रुप बनाया है जिसमें वो मर्लिन से सीखे तरीके से मैजिक प्रैक्टिस करते हैं और वो उन्हें सही तरह से विजुअलाइज करना भी सिखाता है। सिगफ्रीड इस स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहता है और शिन से डायरेक्टली सीखना चाहता है, लेकिन ऑगस्ट उसे रोक देता है और कहता है कि वो मिलिट्री का हिस्सा है और अगर वो शिन की मैजिक सीखता है तो ये मर्लिन से की गई उनकी प्रॉमिस का उल्लंघन होगा। ऑगस्ट ये भी कहता है कि शिन की मैजिक इतनी पावरफुल है कि अगर ये गलत हाथों में चलेगी तो दुनिया का विनाश हो सकता है। वो शिन को भी समझाता है कि उसे अपने मैजिक नॉलेज को बहुत सोच समझ के बांटना चाहिए। सिगफ्रीड उसकी वार्निंग मान जाता है और फाइनली रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसे मर्लिन द्वारा सिखाई गई बेसिक मैजिक प्रैक्टिस करने दी जाए। ऑगस्ट उसे बताता है कि ये तो बहुत ही आसान है, उसके लिए सिर्फ रोज अपने मैजिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी होगी जो धीरे धीरे उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देगी। सिगफ्रीड को ये बात मुश्किल लगती है, इसीलिए ऑगस्ट सिजिलियन और मारिया को बुलाता है ताकि वो अपनी प्रोग्रेस दिखा सके। वो उनसे कहता है कि वैसे ही मैजिक बैरियर्स बनाए जैसे शिन ने उन्हें सिखाया था और वो दोनों वैसे ही करते हैं। उनके मैजिक बैरियर्स इतने मोटे और मजबूत होते हैं कि सिगफ्रीड को यकीन नहीं होता। ऑगस्ट कहता है कि ये सब हर रोज मैजिक कंट्रोल प्रैक्टिस करके आसानी से पॉसिबल है। मारिया कहते हैं कि फिर भी उनका बैरियर शिन के बैरियर के कंपैरिजन में काफी पतला है और हंसकर कहते हैं कि वो कभी भी शिन के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन सिगफ्रीड उससे कहता है कि अपने आप पर यकीन
करो क्योंकि तुम खास हो। उसकी बातें सुनकर मारिया, जो हमेशा से सिंगल है, उसका मूड तुरंत ठीक हो जाता है और फिर सिगफ्रीड बताता है कि वो भी मैजिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करेगा। शिन फिर सोचता है कि बाकी के ग्रुप्स का क्या हाल है। फॉरेस्ट के एक और हिस्से में मार्क, ओलिविया, टोनी और जूलियस कुछ नाइट्स के साथ होते हैं। उनमें से एक नाइट टोनी से बहुत खराब बिहेव करता है क्योंकि वो दोनों मिडिल स्कूल में फ्रेंड्स थे, लेकिन बाद में टोनी उसे छोड़कर मैजिक एकेडमी में ज्वाइन कर लेता है। तभी एक उल्फ डीमन उन पर हमला कर देता है और वो नाइट बिना सोचे समझे अकेले ही उससे लड़ने भाग जाता है, जबकि कैप्टन ने साफ मना किया था कि ये सेफ नहीं है। कुछ और नाइट्स भी उसके पीछे भाग जाते हैं, लेकिन फिर और भी डीमंस आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब नाइट्स मुश्किल में होता है, लेकिन टोनी और बाकी मैजिशियंस उनकी हेल्प करते हैं और दूर से ही डीमंस को मार गिराते हैं। कैप्टन शॉक रह जाता है जब वो देखता है कि डीमंस पूरी तरह से तबाह हो गया है और जमीन पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे बचे होते हैं। टोनी अपने पुराने दोस्त के पास जाता है, लेकिन वो अब भी उसे अकड़ के बात करता है। उसके दोस्तों ने पूछा था कि क्या इस खड़ूस स्वभाव के पीछे कोई और वजह है, तो टोनी थोड़ी देर सोचता है और फिर उसे एक और बात याद आती है। वो नाइट एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन उस लड़की ने टोनी को प्रपोज कर दिया था और वो दोनों कुछ वक्त के लिए डेट भी कर चुके थे। यही बात उसे और भी ज्यादा इरिटेट करते हैं। दूसरा ग्रुप लिन, एलिस, यूडी और थॉर का होता है। नाइट्स उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके खिलाफ गंदी बातें करते हैं, लेकिन जब कुछ छोटे डीमन उन पर अटैक करते हैं तो वो नाइट्स अपनी असलियत दिखाते हैं। हाँ, वो बिल्कुल बेकार साबित होते हैं। लड़कियां उनकी कमजोरी देखकर थक जाते हैं और खुद ही उन डीमंस का खात्मा कर देते हैं अपनी मैजिक से। लिन का मैजिक कंट्रोल से बाहर चला जाता है और एक बड़ा सा धमाका हो जाता है जो उसके अपने ग्रुप को भी थोड़ा डैमेज पहुंचाते हैं। बाद में सभी लोग सिटी गेट पर वापस इकट्ठा होते हैं और शीन देखता है कि लिन का ग्रुप जले हुए बालों के साथ खड़ा है, तो उसे पता चलता है कि उनका मैजिक कंट्रोल फेल हो गया था। वो टोनी और उसके पुराने दोस्त के बीच का टेंशन भी महसूस करता है। बाकी स्टूडेंट्स शीन से पूछते हैं कि उसके ग्रुप में क्या हुआ, तो मारिया मजाक में कहते हैं कि पूरे मिशन के दौरान शीन और सिजिलियन एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। दोनों उस बात पर ब्लश कर जाते हैं। फिर मारिया मजाक से हटके कहते हैं कि शीन के होने से ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो गई है। ऑगस्ट स्टेज पर आता है और अनाउंस करता है कि उनके स्टडी ग्रुप के सभी मेंबर्स शीन को छोड़कर ग्रेजुएशन के बाद नेशनल सुपरविजन के अंदर रहेंगे। वो मानता है कि ये सभी लोग एक स्पेशल यूनिट बनाएंगे जो सीधा उसके कंट्रोल में होगी, लेकिन फिर भी दूसरे देश उन्हें अपने साइड लाने की कोशिश करेंगे। शीन अपने दोस्तों से माफी मांगता है कि उसने उनकी जिंदगी इतनी डरावनी तरीके से बदल दी, लेकिन सभी लोग असल में खुश होते हैं। उनका मानना है कि ये तो एक अच्छी बात है कि उन्हें ग्रेजुएशन से पहले ही एक इलाइट जॉब मिल गई है। सभी लोग शीन से और भी ज्यादा सीखने की डिमांड करते हैं और तब शीन महसूस करता है कि अगर ये लोग दुनिया को बचाने वाले स्पेशल यूनिट बनने वाले हैं तो उन्हें और भी अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी, उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कुछ दिन बाद शीन अपने स्टडी ग्रुप को एक पहाड़ में ले जाता है ताकि वो अपने मैजिक प्रैक्टिस कर सके। उनकी ट्रेनिंग इतने भयंकर होते है कि ऑगस्ट कहता है कि ये तो बिल्कुल नेशनल मैजिक डिवीजन के लाइव ट्रेनिंग लग रही है। शीन उसे बताता है कि वो उन्हें यहाँ इसीलिए लाया है क्योंकि वो इस जगह को काफी अच्छे से जानता है और यहाँ कोई भी उन्हें देखने नहीं आएगा। ट्रेनिंग के बाद ऑगस्ट सभी को बुलाता है और डीमंस के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि ये अभी तक सीक्रेट है, लेकिन जो लोग यहाँ है वो अब सिर्फ इस शहर के आम नागरिक नहीं रहे। जब डीमंस के साथ वार शुरू होगी, ये सभी आर्मी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनेंगे, इसीलिए उन्हें अपने एनिमीज के बारे में जितना हो सके उतना जानना होगा। ऑगस्ट फिर बताता है कि इस वक्त डीमंस ब्लस्फियर एम्पायर में तबाही मचा रहे हैं। उन्होंने शहरों और गाँव को ऐसा नुकसान पहुँचाया है जो कभी ठीक नहीं हो सकता और नोबल्स के साथ साथ आम लोग भी मार दिए गए हैं। ये सब जानने के बाद अल्साइड किंगडम बिना किसी तैयारी के डीमंस के खिलाफ वार शुरू नहीं कर सकता और सबसे बड़ी बात यह है कि डीमंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शिन पक्का मान लेता है कि यह सब स्टॉर्म के कारण हो रहा है और अगर उसका सामना ठीक से करना है तो कुछ अनोखे तरकीब लगाने पड़ेंगे। इसीलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो लोग एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। वो कहता है कि वो लोग ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लेसन्स इसी पहाड़ में ऑर्गेनाइज करेंगे और उन्हें कोई ऐसी जगह भी ढूंढनी होगी जहाँ वो रिलैक्स कर सके। सभी अपने आइडियाज रखते हैं और मारिया सजेस्ट करते हैं कि वो सिजिलियन के घर चले क्योंकि उनके परिवार के पास एक हॉट स्प्रिंग है। शिन को यह आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत इस बात को मान जाता है। बाद में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताता है और वो दोनों इस आइडिया को सपोर्ट करता है, लेकिन मेलिदा पूछते कि उनका कैप्टन कौन होगा। शिन कहता है कि उसकी क्या जरूरत है, तो वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसे जवान लड़के और लड़कियों को एक ही छत के नीचे बिना किसी बड़े इंसान के नहीं छोड़ा जा सकता। चाहे ये ओल्ड फैशन लगे, लेकिन वो इस बात को लेके सीरियस होते हैं। लेकिन असलियत में वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रही होते हैं ताकि वो खुद वॉलंटियर बन सके कैप्टन के रूप में और हॉट स्प्रिंग में थोड़ा मजे भी ले सके। और फिर मर्लिन डिसाइड करता है कि वो भी साथ चलेगा। अगली सुबह मर्लिन और मेलिडा स्कूल गेट पर पहुंचते हैं जहां सभी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कैंप के लिए तैयार होते हैं। वो लोग गाड़ी में ट्रेवल करते हैं जिसमें एक स्पेशल मैजिक लगा होता है जो ठंडी हवा देते हैं और थकान रिलीव करता है। शिन को तो पता भी नहीं होता कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करते हैं और जब उसे ये पता चलता है कि मेलिडा ने ये सब बनाया है तो वो हैरान हो जाता है। वो बूढ़ी औरत सबकी तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं जब सब कहते हैं कि मेलिडा ने ऐसे मैजिक कर बनाया है जो वार के बजाय खुशी और शांति के लिए यूज होता है। थोड़ी देर बाद शिन को अचानक
अचानक आसपास डीमंस की प्रेजेंस महसूस होती है और उसके दोस्तों को भी वही महसूस होता है। वो लोग कुछ व्यापारियों के ग्रुप के सामने आते हैं जो कुछ उस मॉन्स्टर से घिरे होते हैं और सभी इन मॉन्स्टर्स को मारने में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो शिन एक कप निकालता है जिसमें चॉपस्टिक्स होते हैं ताकि वो रैंडमली सिलेक्ट कर सके कि कौन लड़ाई करेगा। लिन पहला ड्रॉ जीत जाते हैं और वो एक पावरफुल विंड स्पेल के साथ पूरे वुल्फ डीमन के झुंड को उड़ा देते हैं। शिन उससे कहता है कि अगर वो अपनी मैजिक पावर को थोड़ा कंट्रोल करे तो वो स्पेल और जल्दी रिलीज कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉट स्प्रिंग सिटी क्लूड पहुंचते हैं और सिजिलियन के घर में जाते हैं। सिजिलियन का मैनेजर और उसके नौकर सबका स्वागत करता है और उन्होंने ऑलरेडी शिन को अपना होने वाला दामाद भी मान लिया होता है। बाद में सभी गर्म पानी में डुबकी लेते हैं और मर्लिन लड़कों का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने शिन के साथ दोस्ती की, क्योंकि एकेडमी में आने से पहले उसका कोई भी दोस्त नहीं था। जवाब में ऑगस्ट मर्लिन का भी शुक्रिया करता है और कहता है कि उसका भी कोई दोस्त नहीं था जो उसे इतनी कैजुअली ट्रीट करता है जैसे शिन करता है। वो कहता है कि वो खुश है कि शिन उसे वैसे ही ट्रीट करता है जैसे वो चाहता है और बाकी लोग भी ज्वाइन करते हैं और बताते हैं कि शिन ने उनकी जिंदगी पर क्या असर डाला है। अगले सुबह सभी मैजिक कंट्रोल ट्रेनिंग शुरू करते हैं मर्लिन की गाइडेंस में। वो सबको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एडवाइस देता है और हमेशा की तरह लिन फिर से इतना ज्यादा मैजिक रिलीज करते हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इस बार मर्लिन उसे रोक देता है और कहता है कि वो सबको उस धमाके से बचाए। उसके बाद मेलिडा भी स्टूडेंट्स को कुछ लेक्चर्स देती है मैजिक गियर को एंशन करने की टेक्निक्स के बारे में। फिर शिन सबको पहाड़ पे ले जाता है उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए और स्टूडेंट्स मंत्र पढ़े बिना मैजिक स्पेल्स यूज करता है। मेलिडा सोचते है कि ये लोग तो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि मैजिक डिपार्टमेंट की जरूरत ही खत्म हो जाए, लेकिन शिन और मर्लिन मानते हैं कि अभी भी इनमें सुधार की जरूरत है। शिन जानता है कि अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग के डीमन आर्मी से लड़ना है तो यहाँ सभी को और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, इसीलिए वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है। लेकिन दूसरे लोग उसकी बात को हल्के में नहीं लेते और तुरंत अपने मैजिक बैरियर्स लगा लेते हैं ताकि शिन के नए स्पेल के शॉक वेव से खुद को बचा सके। शिन सबसे पहले एक गैस को विजुअलाइज करता है जिससे ब्लू फायरबॉल्स बनाया जा सके और फिर उन फायरबॉल्स को कंबाइन करके एक जायंट फायरबॉल बना लेता है। उसके बाद वो उस फायरबॉल के चारों तरफ एक टॉर्नेडो क्रिएट करता है और उसे आगे की तरफ पॉइंट करता है। अब तक शिन ने इस पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल वाइड रेंज अटैक के लिए किया था, लेकिन इस बार उसका प्लान इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने का है ताकि ये एकदम सही जगह पर डैमेज दे सके। जब तक स्पेल की पावर और कंट्रोल परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक वो उसे रिलीज नहीं करता। जैसे ही सब कुछ सही होता है वो स्पेल को छोड़ देता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। जब शिन खुश होता है कि उसकी नए टेक्निक ने काम किया, मेलिडा उसे जोर से अपने फैन से मार देते हैं और उस पागल से पूछते हैं कि उसे ऐसी टेक्निक की क्या जरूरत थी जो एक के बाद एक 3 पहाड़ों को मिटा सकती है। शिन घबरा कर कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि ये इतनी पावरफुल होगी, लेकिन मेलिडा उसके जवाब से खुश नहीं होती। दूसरे स्टूडेंट्स भी उसकी पावर से डर जाते हैं और कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता जब शिन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास उस दिन के लिए डिसमिस कर दी जाते हैं और जब सब वापस घर जा रहे होते हैं तो ऑगस्ट शिन से कहता है कि वो गेट स्पेल का यूज करे और उसे महल तक ले चले ताकि वो वार के बारे में अपडेट ले सके। शिन मान जाता है और उसे महल ले जाता है जहाँ एक खड़ूस ब्लॉन्ड लड़की प्रिंस का इंतजार कर रहे होते हैं। ऑगस्ट उसे देखकर नर्वस हो जाता है और फिर शिन से कहता है कि ये लड़की उसकी फियोंसे एली है। एली अपना इंट्रोडक्शन शिन को देते हैं और फिर ऑगस्ट पर चिल्लाने लगते हैं कि वो कैंप में गया और उसे अकेला छोड़ गया। तभी ऑगस्ट की छोटी बहन भी आ जाते हैं और अपनी होने वाले भाभी जी से पूरी तरह से सहमत होते हैं। हालांकि वो अपने भाई को उतना मिस नहीं करते, लेकिन वो इस बात से नाराज है कि ऑगस्ट कैंप में मेलिडा के साथ है जो कि उसके आइडल है। ऑगस्ट उसकी बहन को चिढ़ाता है और वो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जैसे उसकी नजर शिन पर पड़ते हैं वो और भी ज्यादा शर्मा जाते हैं। वो अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि वो मेलिडा की बड़ी फैन है और शिन को वो काफी क्यूट लगते हैं। ऑगस्ट दोनों लड़कियों से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो बताते हैं कि वो उसके साथ ट्रेनिंग कैंप जा रही है। ऑगस्ट तैयार नहीं होता उन्हें साथ ले जाने के लिए क्योंकि उसके लिए वो जगह खतरनाक है और वो चिल्लाकर कहता है कि उन्हें कभी भी किंग से परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन वो तुरंत गलत साबित होता है जब उसके फादर उससे कहता है कि वो अपने फियांसे और छोटी बहन को कैंप ले जाए। ऑगस्ट इस बात से परेशान हो जाता है जबकि शिन सिर्फ मुस्कुराता है क्योंकि उसे मजा आने वाला है ऑगस्ट को छेड़ने में। शिन गेट स्पेल का यूज करके उन्हें हॉट स्प्रिंग सिटी ले जाता है और मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती है ये देखकर कि वो लोग कुछ ही सेकंड्स में एक बिल्कुल अलग शहर में पहुंच गए हैं। ऑगस्ट उसे डांटने लगता है कि वो ज्यादा एक्साइटेड ना हो और तभी शिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ऑगस्ट उसे कहता है कि वो शिन की हर बात माने और उसे दूर ना हो। फिर वो एली की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो कैंप में रह सकते हैं लेकिन यहाँ कोई उसे पैम्पर करने के लिए नहीं होगा। एली कहती है कि ठीक है क्योंकि वो सिर्फ यहाँ इसलिए है ताकि ये श्योर कर सके कि ऑगस्ट की लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। शिन सोचता है कि एली कैंप में उसके साथ जो लड़कियां होंगी उनसे जेलस है, लेकिन एली तुरंत कहती है कि उसे उन लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि उसके असली टेंशन का वजह तो शिन ही है क्योंकि ऑगस्ट हर वक्त उसके बारे में ही बात करता रहता है। शिन तुरंत खराब महसूस करता है इस सोच से कि एली ये सोच रही है कि उसका और ऑगस्ट का कुछ चल रहा है, लेकिन प्रिंस ऑगस्ट अपने शब्दों का अच्छा यूज करता है और अपने फियांसे से कहता है कि वो सिर्फ उसके लिए है और शिन सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड है जिसके साथ वो
आराम से मस्ती कर सकता है, और क्योंकि ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है इसीलिए वो कभी कभी ज्यादा कर देता है। एली उसके शब्दों से इमोशनल हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो ऑगस्ट से गुस्सा नहीं रहेगी। फिर सब लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए, और ऑगस्ट उसे बताता है कि शिन की ऑलरेडी एक बंदी है, जिसे सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। ऑगस्ट उससे कहता है कि वो डरपोक बनना बंद करे और अपना रिश्ता सिजिलियन के साथ क्लियर करे, क्योंकि ये सबको ऑब्वियस है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शिन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है और पूछता है कि अगर ऑगस्ट की बात गलत निकली तो क्या होगा, और अगर इस वजह से उसका और सिजिलियन का रिश्ता बिगड़ गया तो। इसके जवाब में ऑगस्ट उससे पूछता है कि क्या वो अभी जैसा चल रहा है उससे खुश है। वो उससे पूछता है कि क्या उसका प्लान ये है कि पहले लड़की आकर उसके लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक डरपोक है। शिन का दिमाग डाउट से भर जाता है जब वो ये सब सुनता है, और जब वो घर वापस लौटते हैं तब भी वो अपने ख्यालों में खोया रहता है। एली और मैं सिजिलियन को बताते हैं कि शिन रास्ते पर सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा था, और वो दोनों एक बहुत ही क्यूट कपल लगते हैं। ये सुनकर दोनों ही ब्लश कर जाते हैं, और शिन पूरी कोशिश करता है कि दोनों लड़कियों को चुप करा सके। इसके बाद एली और मैं हमारे बुरे कपल से मिलते हैं। मैं एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे ही वो मेलिडा को सामने देखते हैं, और शिन बताता है कि ये लड़की उसकी बड़ी फैन है। मेलिडा खुद ही मे के पास जाते हैं और उसे वो काफी क्यूट लगते हैं। मेलिडा कहते हैं कि काश शिन भी अपने बचपन में इतना ही प्यारा होता, लेकिन उस टाइम वो सिर्फ एक मुसीबत की दुकान थी जिसे कभी अकेला नहीं छुड़ा जा सकता था। सब लोग उसकी बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि वो चाहता है कि उनके बच्चे शिन जैसे पागल ना हो। शिन उदास हो जाता है, लेकिन तभी सिजिलियन कहते हैं कि वो इनसे एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि उनके बच्चे जरूर क्यूट होंगे, और तुरंत वो लाल हो जाते हैं जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या कह दिया। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो फ्यूचर के लिए कितना आगे तक प्लान कर रही है, और सिजिलियन शर्मा कर वहाँ से भाग जाते हैं। ऑगस्ट शिन से कहता है कि अब तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सिजिलियन उसे सच में पसंद करते हैं, और अब उसे ये बात मान लेना चाहिए। रात को जब शिन वॉक कर रहा होता है तो उसे सिजिलियन अकेले बैठे मिलते हैं। वो उसके पास जाता है, लेकिन दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आता कि क्या बात करे। थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद सिजिलियन माफी मांगते हैं अपने पहले की वो बेकार बातों के लिए। शिन जवाब देता है कि उसे थोड़ा खुशी हुई थी ये सब सुनकर। उसके बाद वो दोनों अपनी पहली मुलाकात याद करते हैं, और शिन मानता है कि जब उसने सिजिलियन को पहली बार देखा था तो उसे लगा जैसे उसके दिल पे बिजली के झटके पड़े हो। सिजिलियन शर्मा कर कहते हैं कि उसने भी सोचा था कि वो एक बहुत ही हैंडसम लड़का है। ये सुनकर फाइनली शिन में इतनी हिम्मत आती है कि वो सिजिलियन के सामने अपना प्यार कन्फेस करता है। सिजिलियन खुशी के आंसू बहाती है ये सुनकर, और फाइनली कह देते हैं कि वो भी उससे प्यार करते हैं। शिन उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, और सिजिलियन तुरंत हाँ कह देते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं एक किस के लिए, लेकिन उसी वक्त उनके दोस्तों का छुप के देखना फील हो जाता है, और वो लोग छुपने की जगह से गिर जाते हैं, जिस वजह से उनका पहला किस रुक जाता है। सिर्फ उनकी दोस्ती नहीं बल्कि शिन के ग्रैंड पेरेंट्स भी वहाँ होते हैं और देख लेते हैं कि वो फाइनली एक असली मर्द बन गया है। मर्लिन अनाउंस करता है कि अब शिन और सिजिलियन ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं। सिजिलियन का मैनेजर भी झाड़ियों से निकल आता है उन्हें बधाई देने के लिए। एलिस भी शिन को बधाई देते हैं, लेकिन कहते हैं कि रोमांस में इतना भी मत खो जाना है कि ट्रेनिंग भूल जाए। शिन पूछता है कि अगर उन्हें इतनी ही चिंता थी तो उन लोगों ने उसे इतना फोर्स क्यों किया। ऑगस्ट जवाब देता है कि सभी एनिमे में ये कॉमन चीज होती है कि जो आदमी अपना कन्फेशन लड़ाई की वजह से डिले करता है वो कभी जिंदा ही नहीं बचता कन्फेस करने के लिए। अगले दिन सब लोग बीच पर पहुंचते हैं, और शिन सबको कहता है कि वो यहाँ ना मजे के लिए आए हैं और न ही ट्रेनिंग के लिए। गेम के नाम पे सिर्फ वो बीच बॉल ही था जो थोड़ा फैन सर्विस का भी काम करता है। साथ ही एक एक्स्ट्रा रूल भी था कि वो लोग मैजिक का भी यूज कर सकते हैं उस बॉल पर। गेम स्टार्ट होता है और एलिस बॉल को आसमान में थ्रो करते हैं। उसके बाद वो जंप करते हैं फिजिकल रेनफोर्समेंट स्पेल को यूज करके। वो फुल पावर में उस बॉल को नीचे हिट करते हैं, लेकिन ओलिविया उसे अच्छे से रिसीव करते हैं। फिर थॉर बॉल को अच्छे से सेट करता है तोड़ने के लिए, जो उसे हिट करता है विंड मैजिक का यूज करके। ऑगस्ट उस बॉल को विंड मैजिक से ऊपर उठाता है और फिर लिन जंप करके फ्लेम मैजिक से बॉल को हिट करते हैं। वो फ्लेमिंग बॉल यूरी की तरफ जाता है, जो वाटर शील्ड यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल को रोक नहीं पाते और अपने टीम के लिए पहला पॉइंट खो देते हैं। जब सब लोग गेम खेलने के लिए जोश में होते हैं तब शिन सोचता है कि क्या वॉलीबॉल में इतना आसान होता है अच्छा बन जाना। अचानक एक फायर शॉट एली और मे की तरफ आता है, लेकिन मर्लिन तुरंत अपना मैजिक बैरियर यूज करके उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है। मेलिडा उन लोगों को लेक्चर देते हैं जो उस शॉट के लिए जिम्मेदार थे। मर्लिन मानता है कि ये गेम उनके मैजिक कंट्रोल को ट्रेन करने का एक अच्छा तरीका है, और वो सबको बोलता है कि गेम कंटिन्यू करो। पूरा दिन गेम खेलने के बाद सब लोग रात में घर में इकट्ठा होते हैं। शिन को पता चलता है कि सबने यहाँ पहले से ही ऑगस्ट और एली से मुलाकात कर ली थी जब वो 5 साल के थे। रॉयल्स और नोबल्स एक पार्टी रखते हैं जब उनके बच्चे 5 साल के हो जाते हैं, और उस पार्टी में उन्हीं एज ग्रुप के सब बच्चे इनवाइट किए जाते हैं। उसके बाद वो सब पार्टीज उनके लव स्टोरीज और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। अचानक शिन कुछ नोटिस करता है और सबको चुप रहने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद मेलिडा उनके रूम में घुस जाते हैं और सबको कहते हैं कि जल्दी सो जाओ क्योंकि कल दोबारा ट्रेनिंग है। लेकिन लाइट्स ऑफ होते हैं और सभी लोग बिस्तर में छुपे हुए होते हैं। वो लगभग बच जाता है, लेकिन किसी तरह शिन और सिजिलियन एक ही बेड में होते हैं, और सिजिलियन अपनी आवाज कंट्रोल नहीं कर पाते उसके टच की वजह से। इसी वजह से
मेलिडा सबको पकड़ लेते हैं, उन्हें ढूंढने निकालते हैं और सबको बुरी तरह से डांट पड़ते हैं। अगले सुबह वो दोनों प्यार के कबूतर हॉलवे में एक दूसरे से टकरा जाते हैं और लाल पड़ जाते हैं, जैसे उन्हें कल रात के वो सारे हॉट मोमेंट्स याद आते हैं। शिन कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सिसिलियन उससे एक फेवर मांगते हैं। वो चाहते हैं कि शिन उसके पेरेंट्स से मिले और उनके सामने अपने रिलेशनशिप को कन्फेस करे, इससे पहले कि उसके फादर काम के लिए निकल जाए। शिन सोचता है कि एक अच्छा आइडिया है, लेकिन जैसे ही वो सिसिलियन के पेरेंट्स के सामने आता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। फिर भी वो हिम्मत जमा करता है और सम्मान के साथ उन्हें बताता है कि वो उनकी बेटी को डेट कर रहा है और वो दोनों उनकी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। शिन को डर होता है कि उसके पेरेंट्स इस बात को अच्छे से नहीं लेंगे, लेकिन उसने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। सिसिलियन का फादर उसका हाथ पकड़ के उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी बेटी को चुना। शिन उस रिएक्शन से बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन सिसिलियन की माँ अपने हस्बैंड को थोड़ा शांत रहने के लिए कहते हैं। वो शिन से एक सवाल करते हैं उसे अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करने के लिए। वो कहते हैं कि उनका नोबेल फैमिली की एक परंपरा है और नोबेल फैमिली की बेटी बिना एंगेजमेंट के डेट नहीं कर सकते। वो शिन से पूछते हैं कि क्या वो सिसिलियन से एंगेज होने के लिए रेडी है। शिन हिम्मत के साथ हाँ कहता है। उसके साथ ही सिसिलियन के दोनों पेरेंट्स उसे अपने होने वाले दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों वापस माउंटेन में लौट जाते हैं ट्रेनिंग के लिए और वहाँ देखते हैं कि टोनी और थॉर लगातार फायरबॉल स्पैम कर रहे हैं। एली ये देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन शिन उसे बताता है कि ये तो बस वार्म अप है। मर्लिन उसके पास आता है और एली और मे से पूछता है कि क्या वो भी थोड़ी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है। एली मना कर देते हैं क्योंकि उसके पास मैजिक का जीरो टैलेंट है, लेकिन मे इंटरेस्टेड होती है। मर्लिन उसकी ट्रेनिंग बेसिक मैजिक कंट्रोल से करता है और पता चलता है कि मे में काफी पोटेंशियल है। मर्लिन और मेलिडा दोनों उसकी तारीफ करते हैं और ये देखकर बाकी सब लड़कियां जेलस हो जाती हैं। लिन डिसाइड करते हैं कि वो किसी से पीछे नहीं रहेंगे और अपने मैजिक पर कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन एक बार फिर वो ज्यादा कर देते हैं और धमाका हो जाता है। उसके बाद शिन डिसाइड करता है कि वो एक नए टाइप का मैजिक बनाएगा और उसके सभी दोस्त मैजिक बैरियर्स के पीछे छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें उसके एक्सपेरिमेंट्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जैसे ही शिन एक पत्थर उठाता है वो लोग अपने मैजिक बैरियर्स को क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन शिन उन्हें बताता है कि इस बार सही में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार वो कोई धमाकेदार मैजिक नहीं बना रहा। फिर शिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैजिक रिलीज करता है और उसे एक पत्थर में डालना शुरू करता है। वो अपना नया स्पेल यूज करता है और अचानक वो पत्थर हवा में तैरने लगता है। शिन बताता है कि उसका स्पेल काम कर गया और बाकी सब लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। वो उसे अपने नए स्पेल के बारे में बताने को कहता है और शिन बताता है कि ये एंटी ग्रेविटी या फ्लोटिंग मैजिक है। किसी को भी कुछ खंडा समझ में नहीं आता, लेकिन सब मान जाता है कि शिन ने कुछ कमाल का काम किया है। लेकिन वो कहता है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। शिन अपने ऊपर एंटी ग्रेविटी स्पेल कास्ट करता है और हवा में तैरने लगता है। फिर वो विंड मैजिक यूज करता है मूवमेंट के लिए। वो हंसने लगता है क्योंकि भले ही वो उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन ये काफी मजेदार है। बाकी सब लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। शिन नीचे आता है और कहता है कि क्योंकि स्टॉर्म भी इस तरह का फ्लोटिंग मैजिक यूज करता था, इसीलिए उसने क्रिएट किया उसको टक्कर देने के लिए। उसी रात शिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताता है कि वो सिसिलियन से एंगेज्ड है। वो लोग इस अचानक हुई बात से हैरान हो जाते हैं और शिन उनसे माफी मांगता है कि उन्हें पहले नहीं बताया। सिसिलियन उसका बचाव करते हैं और दोष अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिडा और मर्लिन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। उल्टा उन्होंने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि ये कभी भी हो सकता था। लेकिन अपने एंगेजमेंट को पब्लिक करने से पहले मेलिडा सिसिलियन के पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, इसीलिए वो तुरंत उनसे मिलने जाते हैं। वहाँ मर्लिन और मेलिडा रिवील करता है कि उनका शिन से कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो ये बात सिसिलियन के पेरेंट्स को बताना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि सिसिलियन के पेरेंट्स ने शिन को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो उनका ग्रैंडसन था। इस पर सिसिलियन के फादर कहते हैं कि वो मर्लिन और मेलिडा से निराश है क्योंकि उन्होंने उसके परिवार के बारे में इतना छोटा सोचा। वो कहते हैं कि उन्होंने ये एंगेजमेंट इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि शिन उनकी बेटी सिसिलियन को बहुत मायने देता है और हमेशा उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, न कि इसीलिए क्योंकि वो उनका ग्रैंडसन है। शिन और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और सिसिलियन के पेरेंट्स का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद शिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी इतनी अच्छी परवरिश की और ये सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद शिन अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को नए कपड़े देता है। ये नए कपड़े एडवांस डिफेंस, कैमोफ्लेज स्पेल्स और टेम्परेचर कंट्रोल से भरे हुए होते हैं। सब लोग महसूस करते हैं कि अब उनके यूनिफॉर्म नेशनल ट्रेजर लेवल से भी आगे निकल गए हैं। शिन उन्हें ये भी बताता है कि उसने उनके बूट्स पर कोई स्पेशल एंचेंटमेंट नहीं लगाई है क्योंकि इन्हें यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ ऑगस्ट इतना स्मार्ट है कि वो ये समझ जाता है कि शिन उन्हें अपग्रेडेड यूनिफॉर्म्स इसलिए दे रहा है क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत खतरनाक होने वाला है। सब लोग ये सुनकर पैनिक हो जाते हैं और शिन कहता है कि आज वो लोग एक एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग करने वाले हैं जिसमें उन्हें एक एस रैंक डीमन को हराना होगा। किसी को भी अपने ऊपर इतना यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन शिन उन्हें तसल्ली देता है कि वो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से उनके यूनिफॉर्म्स इस बात की गारंटी देंगे कि उन्हें कोई सीरियस चोट ना लगे। मे कंप्लेन करते हैं कि वो भी उनके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन ऑगस्ट मना कर देता है क्योंकि आज की ट्रेनिंग
बहुत ही खतरनाक है। जब लड़कियां कंप्लेन करना बंद नहीं करते तब शिन को एक आइडिया आता है। वो पेपर कप्स और डीमन स्पाइडर सेल का यूज करके एक पुराने जमाने का टेलीफोन बनाता है और उसे टेस्ट करता है में से बात करके। जब वो दूसरे रूम में चला जाता है वो उससे कहता है कि जब तक सब ट्रेनिंग में गए हुए हैं तब तक वो टेलीफोन का यूज करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अचानक मेलिदा मे के पास पहुंच जाते हैं और जैसे वो टेलीफोन देखते हैं वो शिन पर चिल्ला पड़ते हैं कि उसने फिर से कुछ इस दुनिया के बाहर की चीज बना दिया। वो मेलिदा की गालियों से तंग आ गया था, इसीलिए उसने टेलीफोन को एक स्टेचू पर लटका दिया और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग गया। वो सब जंगल में घुसते हैं और सिजिलियन सर्च मैजिक का यूज करके एक एस रैंक डीमन का लोकेशन पिन पॉइंट करते हैं। पता चलता है कि वो एक डीमन शेर है और शिन कहता है कि ये स्लो है लेकिन बहुत पावरफुल है। सिजिलियन कहते हैं कि उन्हें इस पर रेंज अटैक से हमला करना चाहिए और शिन उसके सर पर हाथ रखकर उसकी तारीफ करता है। ग्रुप के जो सिंगल लोग हैं वो दोनों को फ्लर्ट करते देखकर खुश नहीं होते, इसीलिए शिन तुरंत सीरियस हो जाता है। जूलियस, यूरी, मार्क, सिजिलियन और ओलिविया को मिलाकर एक टीम बनाए जाते हैं जो इस डीमन शेर से लड़ेंगे। ऑगस्ट चिंता करता है कि भी ये सब आमतौर पर सपोर्ट देने का काम करता है, लेकिन शिन को यकीन है कि ये सभी इस डीमन को हरा सकता है। शेर उन्हें देख लेता है और शिन उन्हें कमांड देता है कि रेडी हो जाओ। सब अपना मैजिक एक्टिवेट करता है और शिन के सिग्नल पर अपने अटैक्स डीमन पर छोड़ देते हैं। जब मल्टी एलिमेंट अटैक्स उस शेर को चारों तरफ से हिट करता है तब उसे समझ आ जाता है कि उसका काम तमाम है। शिन महसूस करता है कि सिर्फ 5 लोगों को एक एस रैंक डीमन से लड़ने भेजना बहुत ज्यादा था, क्योंकि अब जहाँ वो डीमन था वहाँ सिर्फ एक गड्ढा रह गया है। शिन कहता है कि अगर सपोर्टिंग फाइटर्स ये कर सकते हैं तो उनके मेन फाइटर्स शायद अकेले ही इस लेवल के डीमन को हरा सकते हैं, और वो वही करता है। हर कोई एक एस रैंक डीमन ढूंढता है और अकेले ही उसे हरा देता है। टोनी ने तो शिन से अल्ट्रासोनिक ब्लेड का इस्तेमाल भी सीख लिया है और सब उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है। शाम को शिन तैयार हो रहा होता है क्योंकि उसकी एंगेजमेंट पार्टी है। सिजिलियन उसके रूम में आते हैं उसे लेने और शिन अपनी नजर उससे हटा ही नहीं पाता। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन फिर सिजिलियन की मदर आ जाते हैं और उन्हें नीचे बुलाते हैं क्योंकि मेहमान इंतजार कर रहे हैं। नीचे जाकर उनका दोस्त और परिवार उन्हें वेलकम करते हैं और खुद राजा विवाह होता है उन्हें बधाई देने के लिए। उस रात शिन और सिजिलियन बैल्कनी पर जाते हैं, जहाँ शिन अपने पॉकेट से एक एंगेजमेंट रिंग निकालता है और उसे प्रपोज करता है। सिजिलियन अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और शिन उसे रिंग पहनाता है और इसी के साथ वो दोनों फाइनली किस करता है। अगले दिन शिन अपने पूरे ग्रुप को उड़ने का तरीका सिखाता है। वो सब पर एंटी ग्रेविटी मैजिक कास्ट करता है और सब अपने विंड मैजिक का यूज करके उन्हें कंट्रोल करता है। उसने एक लाउड स्पीकर भी इन्वेंट किया है जो उसके पहले बनाए टेलीफोन से कनेक्ट होता है, जिससे वो अपने दोस्तों को बुलाता है कि नीचे आ जाओ क्योंकि अब दूसरे लोगों की बारी है। इसी बीच ब्लेस्फिया एम्पायर में स्टॉर्म और उसकी डीमन आर्मी हर शहर और गांव को पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं। उसे ये खबर मिलती है उसके लेफ्टिनेंट्स जेस्ट और मेरिया से। मेरिया सोचती है कि कैसे जेस्ट की कमान में डीमन स्क्वाड ने मर्चेंट ग्रुप पर अटैक किया, जिससे खाने की चीजें कम हो गया और महंगा भी, जबकि नोबल्स ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे। आम लोग भूख से तड़पते रहे और स्टॉर्म उनके अंदर के गुस्से और नफरत का इस्तेमाल करके उन्हें डीमंस में बदल देता है। वो डीमंस फिर नोबल्स को मार देते हैं और आसपास के शहरों को तबाह कर देते हैं, जिससे पूरी एम्पायर बर्बाद हो जाते हैं। मेरिया पूरी तरह से स्टॉर्म के तरीकों से सहमत नहीं है, हालांकि वो समझते हैं उसकी नफरत को जो उसके दिल में नोबल्स के लिए है, लेकिन उसे पसंद नहीं आता कि इस जंग में आम लोग भी अपना जान गंवा चुके हैं। थोड़ी देर बाद स्टॉर्म अपनी सभी डीमंस की एक मीटिंग बुलाता है। वो उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने ब्लेस्फिया एम्पायर को बर्बाद कर दिया और डीमंस खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन स्टॉर्म कहता है कि उसका असली गोल एम्पायर को गिराना था और अब जब ये हो चुका है तो उसके पास कुछ और करने को नहीं है। डीमन से सुनकर नाराज हो जाता है और कहते हैं कि उन्हें अपना अटैक जारी रखना चाहिए, आसपास के किंगडम्स पर कब्जा करना चाहिए और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहिए। स्टॉर्म उनसे कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसका ऐसा कोई सपना नहीं है। एक डीमन डिसाइड करता है कि वो अकेला ही आगे जाएगा और स्टॉर्म उसे पूरी आजादी देता है। वो बाकी डीमंस को भी मोटिवेट करता है कि अगर उनके पास कोई सपना है तो वो भी जा सकता है। जब कई डीमंस जा चुके होते हैं, मीडिया स्टॉर्म से पूछते हैं कि उसे एम्पायर से इतनी नफरत क्यों है, क्योंकि उसने सुना है कि वो भी कभी एक नोबल हुआ करता था। स्टॉर्म महसूस करता है कि उसने कभी अपनी कहानी किसी से शेयर नहीं की और सोचता है कि अब सही वक्त है। वो कहता है कि ये कहानी 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब वो एक आम इंसान था। हाँ, वो एक नोबल था, लेकिन अपने नोबल स्टेटस के बावजूद वो आम लोगों के साथ मिलजुल के रहता था और उनके खेतों में मदद करता था। उसका इलाका उसकी प्लानिंग के चलते तरक्की कर रही थी और उसकी वाइफ उनके पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन आम लोगों के लिए अपने इस अच्छे एटीट्यूड की वजह से उसने कई दुश्मन बना लिए थे, जिनमें से एक वो आदमी भी था जो बाद में ब्लेस्फिया एम्पायर का राजा बना। सभी नोबल्स स्टॉर्म की बढ़ती हुई दौलत और सम्मान से नाराज थे, तो फ्यूचर एम्पायर ने एक प्लान सजेस्ट किया। उसने बाकी नोबल्स से कहा कि वो स्टॉर्म को कैपिटल में बुला ले और वहाँ जितनी देर हो सके उसे रोके रखे। इसी दौरान वो उसके सभी चीजों को तबाह कर देगा। जल्दी ही स्टॉर्म को दूसरे नोबल्स की तरफ से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि वो भी उसकी प्लानिंग को अपनाने के लिए उत्सुक है, ताकि वो भी अपने लोगों की मदद कर सके। ये पढ़कर स्टॉर्म बहुत खुश हुआ और डिसाइड किया कि वो भी उस मीटिंग में शामिल होगा। उसकी वाइफ परेशान थी क्योंकि उसे पता था कि बहुत से नोबल्स
उसके हस्बैंड से जलता है, लेकिन स्टॉर्म एक पावरफुल मैजिशियन भी था और उसे यकीन था कि वो सब कुछ संभाल लेगा। कुछ दिन बाद जब स्टॉर्म अपने इलाके से चला गया, लोग अचानक से गायब होने लगे। नॉबल्स ने ये अफवाह फैलाया कि ये लोग स्टॉर्म के द्वारा गुलाम बनाकर बेचे जा रहे हैं। धीरे धीरे ज्यादा लोग इस अफवाह पर यकीन करने लगे और स्टॉर्म को एक विलेन के रूप में देखने लगे। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने एक और झूठी कहानी बनाई जिसमें उस पर कुछ लड़कियों को किडनैप करने का आरोप लगाया गया। वहाँ के जो नकली पुलिस ऑफिसर थे उसने लोगों को कुछ किडनैप लड़कियां दिखाए जो एक गाड़ी में थी जो स्टॉर्म के नाम से जुड़ी थी। ये देखकर सभी लोग भड़क गए और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद न्याय करेंगे। उन्होंने स्टॉर्म का महल जला दिया जबकि उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी उसमें जिंदा जल गई। जब स्टॉर्म वापस अपने इलाके में आया उसने अपना घर जलता हुआ देखा और वो टूट गया। उसने अपनी पत्नी की लाश देखी और अंदर से पागल हो गया। उसने लोगों से पूछा कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। लोगों ने कहा कि उन्होंने उसके खिलाफ सबूत पुलिस ऑफिसर से देखे थे और वो सबूत बता रहे थे कि स्टॉर्म ही जिम्मेदार है। ये सुनकर स्टॉर्म को समझ आ गया कि नॉबल्स ने उसके खिलाफ साजिश की थी ताकि उसका सब कुछ छीन सके। उसने अपना होश खो दिया, उन लोगों को श्राप दिया जिन्होंने उसकी प्यार का जवाब दुश्मनी से दिया था और उस एम्पायर को भी जो उन निकम्मे नॉबल्स को उसकी जमीन पर कुछ भी करने दिया। वो अपने दुख और गुस्से से पूरी तरह से काबू खो बैठा और डार्क मैजिक उसके आसपास घूमने लगा। स्टॉर्म ने घोषणा किया कि वो लोगों को और पूरे किंगडम को तबाह कर देगा और फिर वो एक डीमन बन गया। सिर्फ उसके डीमन में बदलने की वजह से उसने इतनी ज्यादा ऑर्डर रिलीज की कि पूरा शहर मिट्टी में मिल गया। स्टॉर्म ये तबाही देखकर हंसना शुरू कर दिया और कसम खाए कि वो ब्लेस्फे एम्पायर को उसके राजा से लेकर आखिरी इंसान तक बर्बाद कर देगा। उसकी कहानी सुनने के बाद जेस्ट सोचता है कि जब उसके मास्टर ने किंगडम को तबाह कर दिया तो अब उसके पास कुछ और करने को होना चाहिए। इसी वजह से वो अपने लोगों को अल्शाइड किंगडम पर हमला करने के लिए कहता है ताकि शिन को मजबूर किया जा सके कि वो सामने आए और लड़े। इसी बीच अल्शाइड किंगडम में प्रिंस ऑगस्ट को अगला राजा घोषित करने का सेरेमनी हो रहा है। तभी एक मैसेंजर वहाँ आता है और बताता है कि बॉर्डर के पास डीमंस देखे गए हैं। सभी लोग ये सुनकर घबरा जाता है, लेकिन ऑगस्ट उन्हें शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास एक खास यूनिट है जो डीमंस को आसानी से हरा सकती है। फिर वो शिन को स्टेज पर बुलाता है और उसे जनता के सामने नए हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस करता है जो कि मैजिक एकेडमी पर हुआ डीमन अटैक को रोक चुका है। ऑगस्ट कहते हैं कि उन्होंने शिन की वजह से काफी शक्ति पाई है। फिर वो अपना क्लोक उतारता है और अपना बैटल यूनिफॉर्म दिखाता है जो उसके नीचे पहना था। उसके बाद वो शिन से कहता है कि जनता को एक छोटी सी झलक दे और साथ ही अपने ग्रुप के लिए एक शानदार और कूल नाम भी सोच कर बताए। पहला काम तो आसान होता है लेकिन शिन नाम सोचने में कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए वो अनाउंस करता है कि उनका ग्रुप का नाम अल्टीमेट मैजिशियंस होगा, जो सही में सभी लोगों को काफी छपरी लगता है। इसी के साथ ही शिन सब पर फ्लोटिंग मैजिक कास्ट करता है और सबके साथ उड़कर बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है डीमंस का सामना करने के लिए। इसी समय स्वीट किंगडम में नाइट कमांडर और उसके सैनिक देखता है कि एक पूरी डीमन की फौज उनकी तरफ दौड़ती आ रही है। वो समझ जाता है कि उनका देश अब खत्म है क्योंकि वो डीमंस का सामना करने के लिए काफी ताकतवर नहीं है और अगर वो अल्शाइड किंगडम से मदद भी मांगे तो उसमें एक हफ्ता लग जाएगा। वो तुरंत जितने भी मैजिशियंस वहाँ मौजूद हैं उन्हें बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि वो मैजिक बैरियर का यूज करके महल की दीवारों को डीमन के हमले से बचाए। पहला हमला डीमंस की तरफ से आते हैं लेकिन वो लोग स्पेशल डिफेंसिव गियर की वजह से उसे रोक लेते हैं। इसी बीच शिन और उसका ग्रुप उड़ते हुए उस किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं और शिन अभी भी अल्टीमेट मैजिशियंस नाम को लेकर नखरे कर रहा होता है, खासकर क्योंकि अब उसे बदलने का कोई चांस नहीं है। ऑगस्ट उसका मजाक उड़ाता है लेकिन लिन सच में मानता है कि एक अच्छा नाम है। मारिया उड़कर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उसे डीमन से लड़ने में डर लग रहा है, लेकिन शिन उससे कहता है कि हिम्मत रखो क्योंकि अब तुम डीमन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो सिजिलियन से कहता है कि वो पीछे रहे और घायल लोगों की देखभाल करे, ना कि लड़े। बाकी सबको वो कहता है कि जोड़ी बनाकर रहे और एक एक करके डीमंस को गिरा दे। जल्द ही वो लोग किंगडम के नजदीक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो पहले ही डीमंस के अटैक में है। डीमंस वहाँ के लोगों के साथ खेल रहे होते हैं, उन पर अटैक कर रहे होते हैं जबकि लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। अभी एक औरत और उसकी बेटी पर दो डीमंस हमला करने वाले होते हैं कि शिन उनमें से एक को जबरदस्त किक करता है और उसे हवा में उड़ा देता है। डीमन का पार्टनर गुस्से में आ जाता है और शिन से कहता है कि एक मामूली इंसान उसका सामना नहीं कर सकता। वो अपना हथियार निकालता है और मैजिक यूज करता है, लेकिन तभी उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि शिन ब्लू फ्लेम कैनन फायर कर रहा है। सिर्फ एक शॉट में शिन उस डीमन को पूरी तरह से मिटा देता है और इसी बीच थॉर ने दूसरे डीमन को संभाल लिया होता है। उसके बाद वो उन लोगों को उठने में मदद करता है और उन्हें रेस्क्यू सेंटर की तरफ इशारा करता है। शिन गुस्से से देख रहा होता है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ मौत और तबाही नजर आ रही होती है। तभी उसकी नजर ऑगस्ट और मारिया पर पड़ते हैं जो एक ऊंची टावर पर खड़े होते हैं। ऑगस्ट वहाँ मौजूद सभी नागरिकों को कहता है कि वो लोग अल्शाइड किंगडम से आए हैं और उनका मकसद यहाँ के लोगों को डीमन से बचाना है। फिर वो डीमंस को पुकारता है और उनसे कहता है कि चुपचाप सरेंडर कर दो क्योंकि तुम लोग उस नए हीरो शिन के सामने हो जो अकेले ही डीमंस को मार गिराता है। ये सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाते हैं, लेकिन डीमंस और ज्यादा लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। ग्रुप जोड़ियों में बच जाता है और पूरे शहर में फैल जाता है। शिन सिजिलियन से कहता है कि वो रेस्क्यू सेंटर जाए और घायल लोगों का इलाज करे। सिजिलियन उससे कहते हैं कि वो भी खुद का ध्यान रखे। कोई भी नहीं देख पाता कि जेस्ट का असिस्टेंट आसपास छुपा हुआ है और उसका इरादा शिन की ताकत को टेस्ट करने का है।
तभी एलिस और लिन टीम बनाते हैं और अपना पहला टारगेट ढूंढने के लिए सर्च मैजिक का यूज करते हैं। उन्हें एक डीमन मिलता है जिसने एक नाइट्स के ग्रुप को बिना किसी मुश्किल से मार दिया होता है। डीमन उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या तुम दोनों बारबी डॉल्स के साथ खेलने आए हो या बस ऐसा ही हुलिया दिखाने आए हो। ये सुनकर एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ते हैं अपना फ्लेम मैजिक एक्टिवेट करके, लेकिन लिन उस पर एक वाटर स्पेल डालते हैं और उसकी आग बुझा देते हैं। वो कहते हैं कि अभी जज्बात में बहने का वक्त नहीं है क्योंकि उनके सामने एक डीमन है। एलिस शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वो अच्छे से लड़ेगी, पर लिन कहती है कि अब लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीमन पहले ही मर चुका है। जब एलिस को एक मौका मिला था तब उसने एक हाई प्रेशर वाटर अटैक चला दिया था और एक ही पल में उसकी जान ले ली थी। तभी उन्हें एक नाइट की चीख सुनाई देती है जो डीमन के हाथों मारा जा रहा होता है। डीमन उसके साथ खेल रहा होता है और फिर उस पर एक डिस्ट्रक्टिव अटैक छोड़ता है, लेकिन लिन और एलिस समय पर वहाँ पहुँच जाते हैं और मैजिक बैरियर से उस अटैक को रोक लेते हैं। वो डीमन भी एलिस का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो 30 से भी ज्यादा फ्लैट है। ये सुनकर एलिस का दिमाग हिल जाता है और वो उस पर एक इतना पावरफुल फायर स्पेल छोड़ते हैं कि उसका राख तक नहीं बचता। उसके बाद वो नाइट को उठाते हैं, लेकिन वो कहता है कि अभी भी उसमें इतनी ताकत है कि वो खुद से रेस्क्यू सेंटर तक जा सके। ये देखकर दोनों लड़के डिसाइड करते हैं कि अब देखेंगे कौन ज्यादा डीमंस मार सकते हैं। एक दूसरी तरफ जूलियस एक डीमन का रास्ता रोकता है जो थॉर पर क्लोज कॉम्बैट में अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, और जब दूसरा डीमन उन पर अटैक करता है तो थॉर अपना बैरियर यूज करके उस अटैक को रोक देता है। साथ ही वो एक विंड ब्लेड छोड़कर डीमन को गहरी चोट पहुंचाता है। थॉर उस डीमन से पूछता है कि क्या वो लोग ये सब स्टॉर्म के कहने पर कर रहे हैं, लेकिन डीमन कुछ कहने से इनकार कर देता है और दोबारा अटैक करता है। थॉर फिर से विंड ब्लेड का यूज करता है और उस पर कई बार हमला करता है, जिससे वो डीमन घुटनों पर गिर जाता है। थॉर उससे पूछता है कि वो और बाकी डीमंस इस देश को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं। डीमन जवाब देता है कि चीजें तबाह करना उनका बेसिक काम होता है, क्योंकि वो एक डीमन है। वो चिल्लाता है कि उसके अंदर नॉर्मल्स के लिए नफरत भरी हुई थी जो उन्हें हमेशा दबाती रही, और जब वो डीमंस में बदले तो उनके वो सब इमोशंस एक साथ बाहर आ गए और उनमें सब कुछ तबाह कर देने की इच्छा जाग गई। वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो और उसका साथी तुरंत हरा दिए जाते हैं। एक दूसरी जगह दो डीमंस कुछ नाइट्स को एक दीवार के पास घेर लेते हैं। तभी अचानक एक डीमन के नीचे एक मैजिक सर्कल दिखाई देता है। वो बदनसीब डीमन तुरंत फ्रीज हो जाता है और उसका पार्टनर छत पर खड़ी यूरी को देख लेता है। वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन टॉनी तुरंत अल्ट्रासोनिक ब्लेड के साथ आगे बढ़ता है और दोनों डीमंस को एक ही स्लैश में काट डालता है। इसी वक्त एक और डीमंस की टीम रेस्क्यू सेंटर के बारे में जान जाती है और वो डिसाइड करता है कि वहाँ चढ़ाई करेंगे। मार्क वहाँ गार्ड कर रहा होता है और घबराते हुए तलवार पकड़ता है ताकि डीमंस का सामना कर सके। एक डीमन उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा उस पर गिरता है और वो उसके नीचे कुचल जाता है। ओलिविया बताते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड की रक्षा करेगी और दूसरा डीमन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसे जला डालता है और कहता है कि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को सेफ रखेगी। पहला डीमन उठता है और उन्हें गालियां देता है, लेकिन दोनों एक साथ कॉम्बो अटैक करते हैं और उसे तुरंत हरा देता है। रेस्क्यू सेंटर के अंदर सिजिलियन लगातार बढ़ते हुए घायल लोगों को हील करने में जूझ रही होती है। उसी दौरान शीन डीमंस का सफाया कर रहा होता है और हर अटैक में कई डीमंस को उड़ा देता है। डीमंस उस पर चारों तरफ से हमला करते हैं, लेकिन वो अलग अलग स्पेल्स का यूज करके उन्हें पूरी तरह तबाह कर देता है। जेस का असिस्टेंट उस पर नजर रखे हुए होता है और वो पसीना पसीना हो जाता है क्योंकि शिन उसके सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल निकला। वो यहाँ उसकी कमजोरी देखने आया था, लेकिन अब उसे लगता है कि शिन एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसमें कोई कमजोरी है ही नहीं। एक और जगह ऑगस्ट और मारिया ने अपने आसपास के सारे डीमंस को हरा दिया होता है। तभी डीमंस का लीडर उनके सामने आता है। डीमन सोचता है कि ऑगस्ट एक ग्रुप का लीडर है और वो उसे मारकर सबको डराकर भगा देना चाहता है। ऑगस्ट हंसकर अपने ग्रुप का नाम अल्टीमेट मैजिशियंस लेता है और कहता है कि वो लीडर नहीं है, लेकिन वो ये बात मानता है कि अगर लीडर को हटा दिया जाए तो बाकी लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे और इसीलिए वो डीमंस के लीडर को हटा देना चाहता है। वो डीमन को चैलेंज देता है कि पहले अटैक करे, लेकिन तभी मारिया अचानक एक सरप्राइज अटैक करते हैं उस डीमन पर। डीमन उस अटैक को दो इंसानों को शील्ड बनाकर रोक लेता है। फिर वो उन दोनों लोगों को उठाकर उनकी तरफ फेंकता है और जब मारिया उनसे बचने की कोशिश करते हैं, डीमन उसे एक जबरदस्त पंच मार देता है। उसके स्पेशल डिफेंसिव आर्मर की वजह से उस पंच का ज्यादा डैमेज एब्जॉर्ब हो जाता है, वरना मारिया के कई हड्डियां टूट जाती। डीमन उसका हाथ पकड़कर उसे एक दीवार में दे मारता है, लेकिन मारिया फिर भी ठीक होती है। वो अपने यूनिफॉर्म में मैजिक इन्फ्यूज करते हैं और उसके घाव फड़ने लगता है। डीमन ये नोटिस करता है कि जहाँ यूनिफॉर्म नहीं है वो पार्ट्स अभी कमजोर है। मारिया उसे कहते हैं कि ये बेकार है और उस पर एक फायरबॉल छोड़ते हैं जिससे एक बड़ा धमाका होता है। वो रुकती नहीं और बार बार फायरबॉल से अटैक करते रहते हैं, लेकिन जब धुआं हटता है तो वो देखता है कि डीमन अब भी बिल्कुल ठीक है। उसने एक स्पेशल डिफेंसिव टूल का यूज किया था जो उसने पहले किंगडम के कुछ मैजिशियंस को हराने के बाद हासिल किया था। ऑगस्ट और मारिया दोनों समझ जाते हैं कि ये डिफेंसिव टूल काफी स्ट्रॉन्ग है और डीमन उन्हें चिढ़ाता है कि अब लड़कर दिखाए। मारिया और ऑगस्ट एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत उल्टे डायरेक्शंस में भाग जाते हैं ताकि डीमन को एक अलग पोजीशन से अटैक कर सके। ऑगस्ट उस पर लाइटनिंग मैजिक से अटैक करता है, लेकिन डीमन आसानी से अपने डिफेंस टूल का यूज करके उसे रोक लेता है। उसके बाद मारिया दूसरी तरफ से अटैक करते हैं। डीमन उनके अटैक्स को लगातार ब्लॉक
करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है क्योंकि उसके ओपोनेंट्स बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रहे। अचानक उसके कंसंट्रेशन में एक चूक होती है और उसके बैरियर कमजोर पड़ जाते हैं। बैरियर तुरंत टूट जाता है और मारिया का फायर बॉल उसे लग जाता है। जैसे ही डीमन उस अटैक के बाद उठता है, ऑगस्ट उस पर एक लाइटनिंग स्पेल छोड़ता है जो उसके सीने में एक शेड बना देता है। डीमन उसी वक्त मर जाता है और ऑगस्ट और मारिया अपना मिशन कंटिन्यू करते हैं। जेस्ट का असिस्टेंट ये देखकर हैरान रह जाता है कि सिर्फ शीन ही नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम ही डीमंस को हराने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। वो सोचता है कि अगर पूरी टीम इतनी पावरफुल है तो वो उनसे कैसे निपट पाएगा। जेस्ट और मेरिया भी कैसल के बाहर छिपे हुए होते हैं और वो भी ये मानता है कि शीन इतना ज्यादा पावरफुल है कि नॉर्मल डीमंस उसका सामना नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि और ज्यादा ट्रूप्स को कुर्बान करना समझदारी नहीं है, लेकिन उन्हें वापस निकालना भी आसान नहीं होगा। इसीलिए मेरिया ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो मैजिशियंस का ध्यान भटकाएंगे ताकि डीमंस को भागने का मौका मिल सके। वो शहर के सुरक्षा दरवाजे को पिघलाकर ब्लास्ट कर देते हैं और हर तरफ जोरदार धमाका कर देते हैं। मेरिया नाइट्स को आसानी से हरा लेते हैं और वो कमांडर को उड़ाने वाली होते हैं कि तभी लीन और एलिस वहाँ पहुँच जाता है। वो मेरिया के अटैक को अपने मैजिक बैरियर से रोक लेते हैं और नाइट कमांडर से कहते हैं कि वो पीछे हट जाए क्योंकि उसकी वजह से वो दोनों स्लो हो जाएंगे। मेरिया अपना अटैक रोक देते हैं और उन दोनों लड़कियों से पूछते हैं कि वो कौन है। दोनों एक छपरी पोज में आ जाते हैं और कहते हैं कि वो अल्टीमेट मैजिशियंस है। लीन उस पर लाइटनिंग मैजिक से अटैक करते हैं, लेकिन मेरिया बहुत तेज है और आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। एलिस उस पर फायर अटैक करते हैं, लेकिन मेरिया अपने मैजिक बैरियर से उसे ब्लॉक कर लेते हैं। एलिस फिर से फायर मैजिक का ब्लास्ट करते हैं, लेकिन मेरिया उसे डॉज करते हैं और पीछे से एलिस पर अटैक करते हैं। एलिस बिना ज्यादा चोट खाए बच जाते हैं और अपनी यूनिफॉर्म का यूज करके खुद को हील करते हैं। मेरिया उस यूनिफॉर्म को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन एलिस तुरंत दोबारा उस पर अटैक करते हैं। मेरिया उसके अटैक का जवाब देते हैं और जब एलिस उन अटैक्स को गार्ड करने की कोशिश करते हैं तो मेरिया उसके नीचे से स्लाइड करके उसे नीचे गिरा देते हैं। लीन उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरिया एलिस को शील्ड बना लेते हैं। दूसरी तरफ जेस्ट का असिस्टेंट एक मैसेज पाता है कि उनका बॉस आ गया है। वो तुरंत सभी डीमंस को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। अचानक वहाँ शीन पहुँच जाता है और अपनी ब्लू फ्लेम से एक डीमन को जला देता है, जिससे बाकी डीमंस के दिल में डर उतर जाता है और वो भागने लगता है। वो उन्हें भागते वक्त लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन जब डीमंस घरों के ऊपर चढ़ जाता है तो शीन अपना फ्लोटिंग मैजिक यूज करके उनका पीछा करता है और अपने सुपर अटैक का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करता है। वो अपने सुपर बीम को घुमाकर उन सब डीमंस को मार डालता है जो दीवार के ऊपर से भाग रहे होते हैं, लेकिन उसे अपना अटैक रोकना पड़ता है जब वो कुछ नाइट्स के पास पहुंचता है। तभी उसे दूर से बड़े धमाकों की आवाज सुनाई देते हैं। वहाँ मेरिया लीन के साथ लड़ रही होते हैं और एलिस को बंदी बनाकर वो लीन को आसानी से हरा देते हैं। यूरी और टोनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उनका साथ देने का फैसला करते हैं। यूरी मेरिया पर पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन वो एलिस को उस अटैक के रास्ते में फेंक देते हैं। एलिस अपने बैरियर का यूज करके अटैक से अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन वो यूरी से टकरा जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। टोनी उन दोनों का बचाव करने के लिए अपने अल्ट्रासोनिक ब्लेड से अटैक करता है। जब मेरिया उसकी तरफ दौड़ती है तो वो अपना ब्लेड घुमाता है, लेकिन वो आसानी से उसका अटैक डॉज कर लेते हैं और उसका हथियार छीन लेते हैं और फिर उसका बैरियर भी तोड़ देते हैं। मेरिया टोनी पर एक धमाकेदार अटैक लॉन्च करते हैं और उसे दीवार से टकरा देते हैं। अचानक एक लाइटनिंग स्ट्राइक उसकी तरफ आता है, लेकिन वो उससे बच जाते हैं और लीन को पत्थरों के बीच फंसाकर उसे हरा देते हैं। एलिस अब वापस खड़ी हो जाते हैं और अपना मैजिक छोड़ते हैं ताकि मेरिया पर अटैक कर सके, लेकिन मेरिया अपना अगला अटैक टोनी की तरफ मोड़ देते हैं और एलिस को उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ना पड़ता है। एलिस अपने बैरियर से मेरिया के अटैक को डिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन जब एक स्टोन अटैक उसके पेट में लगता है तो वो बेहोश हो जाते हैं। अब सिर्फ यूरी बची होती है और जब मेरिया उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ शीन पहुँचता है और मेरिया को रुकने के लिए कहता है। मेरिया उसकी बात मान लेते हैं और रुक जाते हैं जब तक वो लीन को आजाद करता है और उसका इलाज करता है। शीन अपने घायल दोस्तों को देखकर गुस्से में आ जाता है और यूरी से कहता है कि वो उनका ध्यान रखे। मेरिया इस बात को लेकर क्यूरियस होते हैं कि शीन कितना स्ट्रॉन्ग है और वो उस पर हमला करते हैं। शीन अपने अल्ट्रासोनिक ब्लेड से उस पर अटैक करता है, लेकिन मेरिया आसानी से उसे डॉज कर लेते हैं और उसे एक पत्थर की जेल में बंद कर देते हैं। शीन उस जेल को काट कर बाहर निकलता है, लेकिन मेरिया उसी वक्त उस पर हमला करते हैं। वो उसके अटैक को अपने बैरियर से रोकता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है। अब शीन की बारी होते है काउंटर अटैक करने की और मेरिया मुश्किल से उसके अल्ट्रासोनिक ब्लेड का स्लैश डॉज करते हैं। तभी ऑगस्ट और बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि शीन का साथ दे सके। मेरिया समझ आते हैं कि ये उसके भागने का सही मौका है। वो शीन के पास से गुजरते हैं और रास्ते में मारिया का चेहरा पकड़कर उसे जमीन पर दे मारते हैं। शीन अपने जेट बूट्स का यूज करके उसका पीछा करता है, लेकिन उसका रास्ता एक बर्फ की दीवार से ब्लॉक हो जाता है जो जेस के असिस्टेंट ने बनाए होते हैं। वो मेरिया से कहता है कि अब जब सभी मैजिशियंस गिर चुके हैं तो वो उन पर अटैक करे। मेरिया आसमान में उड़ जाते हैं और एक बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर इकट्ठा करते हैं। शीन अपने दोस्तों की तरफ देखता है जो मुश्किल से खड़े हैं और सोचता है कि अगर ये अटैक उन पर लगा तो सब मर जाएंगे। वो सोचता है कि सबको बचाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगा। जैसे ही मेरिया अपना वो भयंकर अटैक रिलीज करते हैं, सभी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि शीन अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बड़ा सा बैरियर
बनाता है ताकि सबको बचा सके। वो जोर लगाता है और धमाके को ऊपर की तरफ धकेलता है। जब धुआं हटता है तो पता चलता है कि सभी डीमंस वहाँ से जा चुके हैं। खुशी की बात यह है कि उसके सभी दोस्त ठीक है। वो सब वापस इकट्ठा होते हैं और सोचने लगता है कि वो डीमन औरत जरूर एक हाई लेवल मैजिशियन थी उसकी ताकत देखकर। ऑगस्ट इस हमले के पीछे की वजह को लेकर कंफ्यूज होता है और सोचता है कि स्टॉर्म क्या सोच रहा होगा। शिन को लगता है कि अच्छा हुआ स्टॉर्म इस अटैक में खुद शामिल नहीं था, वरना हालत और भी खराब हो जाता है। ऑगस्ट सबसे कहता है कि लोगों को रेस्क्यू करे और डीमंस की तलाशी जारी रखे, लेकिन इस बार ज्यादा सावधान रहना होगा। शिन और ऑगस्ट फिर रेस्क्यू सेंटर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ हाल काफी सीरियस है। सिजिलियन के अलावा मार्क और ओलिविया भी घायल लोगों का इलाज करने में बिजी होते हैं। वो रिपोर्ट करते हैं कि घायल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और सिजिलियन सबसे सीरियस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अंदर कर रहे होते हैं। ऑगस्ट डिसाइड करता है कि सभी को यहाँ बुला लेना चाहिए ताकि ट्रीटमेंट में मदद मिले और वो शिन से कहता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करे। सिजिलियन अपने मैजिक के लिमिट तक पहुँच चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं ताकि जितने लोगों की जान बचा सके बचा ले। लेकिन उसका मैजिक पावर खत्म हो जाता है और पेशेंट का ट्रीटमेंट रुक जाता है। वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके घाव इतने ज्यादा गहरे हैं। अचानक वो अपने कपड़े उतारने लगते हैं और कहते हैं कि उसके कपड़ों में ऑटो हीलिंग मैजिक है और अगर वो पेशेंट को पहना दिया जाए तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाए। लेकिन तभी शिन टाइम पर पहुंच जाता है और तुरंत अपनी कोट से उसे कवर करता है। वो उसे बताता है कि पेशेंट का घाव इतने सीरियस है कि ना तो उसका यूनिफॉर्म कुछ कर सकता है और ना वो खुद, लेकिन वो मानता है कि वो उसकी जान अब भी बचा सकता है। शिन एक बड़ी मैजिक पावर का यूज करके उस आदमी को हील करता है और वो इम्प्रेस होता है कि सिजिलियन ने इतनी देर तक उसे जिंदा रखा वजह इतने सीरियस चोटों के। वो डैमेज्ड ऑर्गन्स को एक एक करके हील करता है और कुछ ही देर में वो आदमी डेंजर से बाहर होता है। जब पेशेंट की वाइफ शिन को थैंक्स कहते हैं, सिजिलियन खुद को काफी ज्यादा कमजोर फील करते हैं। जब दोनों रूम से बाहर निकलते हैं तो सिजिलियन शिन का यूनिफॉर्म पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही औसम है और जो काम वो कर सकता है वो कभी नहीं कर सकते। वो रोते हैं और कहते हैं कि वो एकदम यूजलेस है जो हमेशा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन शिन उससे कहता है कि ये बात सच नहीं है। शिन उसे बताता है कि वो उस आदमी के जिंदा होने का कारण है और सिर्फ वो अकेला नहीं है। वो उन लोगों की तरफ इशारा करता है जिनको उसने बचाया था और वो सब सिजिलियन का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे एक एंजल के रूप में देखते हैं। उसके बाद अल्टीमेट मैजिशियंस किंग स्वीट से मिलते हैं और राजा उनका अपने किंगडम को बचाने के लिए धन्यवाद करता है। ऑगस्ट राजा से कहता है कि इस घटना के कुछ पहलू उसके लिए समझ से बाहर है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि स्टॉर्म जैसे शक्तिशाली आदमी ने ब्लस्फियर एम्पायर को तबाह करने के बाद एक छोटी से राज्य पर हमला क्यों किया। वो किंग स्वीट को बताता है कि शिन ने पहले भी स्टॉर्म से लड़ाई की थी और उसे भगा दिया था, जो दिखाता है कि उनकी ताकत से स्टॉर्म वाकिफ है। इसी वजह से ऑगस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है किंग स्वीट के साथ और राजा इसमें सहमति देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अल्साइड किंगडम की मदद करेगा। इसके बाद वो सब लोग इकट्ठा होते हैं और शिन सोचता है कि उन्हें किसी भी वक्त एक और डीमन अटैक के लिए तैयार रहना होगा। ऑगस्ट भी यही सोच रहा था और वो घोषणा करता है कि वो मिलकर दुनिया की रक्षा करेंगे। जल्द ही वो लोग अल्साइड के कैपिटल में गेट मैजिक के जरिए लौट जाते हैं और वहाँ उनका नाइट्स और मैजिशियंस का एक जश्न मनाने वाला ग्रुप इंतजार कर रहा होता है। वो सब अल्टीमेट मैजिशियंस का स्वागत करते हैं जो डीमंस को भगा कर आए हैं। शिन को फिर से सरदर्द होने लगता है जब सब लोग उस नाम का यूज करते हैं जो उसने खुद सोचा था, जो उसे बहुत ज्यादा चपरी लगता है। थोड़ी देर में बाकी सब लोग भी वहाँ पहुँचते हैं ताकि उनकी जीत की बधाई दे सके। ऑगस्ट अपने फादर से कहता है कि उसके पास इस मामले पर एक रिपोर्ट है और उन्हें किंग स्वीट के साथ बने अलायंस के बारे में भी बताता है। उसके बाद वो अपने फादर से परमिशन मांगता है कि क्या वो दूसरे किंगडम से भी कांटेक्ट करके उन्हें इस अलायंस में शामिल होने की बात कर सकता है। राजा उसे परमिशन देता है कि वो हर देश से लीडर के रूप में बात कर सके और शिन को भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स से परमिशन मिल जाता है कि वो ऑगस्ट के साथ इस जर्नी पर जा सके। मे और एले भी घोषणा करते हैं कि वो इस यात्रा में साथ चलेगी, जबकि ऑगस्ट पहले मना करता है, लेकिन उसके फादर उन्हें भी परमिशन दे देते हैं। अगले दिन अल्टीमेट मैजिशियंस अपनी यात्रा पर निकलते हैं ताकि दुनिया को डीमंस के खतरे से बचाया जा सके। और दोस्तों, इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। कोई भी पार्ट 2 नहीं आएगा क्योंकि सारा कुछ मैंने इसी वीडियो पे कंप्लीट कर दिया है। कमेंट्स में बताना कि तुम्हें और कौन कौन से एनिमे देखना है। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। एंड दोस्तों, 50 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और अगर आज का ये एनिमे पसंद आया देन तुम्हारे सामने कुछ और वीडियोस है, उन पर क्लिक करो एंड मजे करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।